बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरा सलाम पहुँचे और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश-व-खुर्म अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। आज का प्रोग्राम चूँकि ये मेरे यूट्यूब चैनल का भी बहुत अहम तरीन प्रोग्राम है और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसको अहम तरीन प्रोग्राम कहूँगा, लेकिन चूँकि मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ, किसी ऐसे इंसान से मिलने के लिए आया हूँ, जिनसे मिलना बहुत ज़रूरी था, जिनसे बात करना बहुत ज़रूरी थी। मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं उनसे पूछने के लिए, यकीनन आपके पास भी होंगे और मैं चाहूँगा कि आप भी उनके शोबे से रिलेटेड आप सवालात कीजिए, जो कुछ भी आपके ज़हन में है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं उनसे, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं आज मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, चूँकि मैंने पहले बता दिया था कि आज मैं प्रोग्राम करूँगा। मेरे साथ आज यहाँ पर इस जो कमरे का माहौल आप देख रहे हैं और बहुत से लोगों ने, जिनको नहीं था पता, उन्होंने भी गेस कर लिया होगा कि मैं एक एडवोकेट के ऑफिस में मौजूद हूँ। तो लॉयर हैं वो और उनका नाम फ़ायज़ा बशीर है और वो और मैं एक जगह, एक ब्रॉडकास्टिंग इदारे में एक साथ काम भी करते रहे हैं। बहुत अच्छी प्रेज़ेंटर भी रही हैं, लेकिन तब मुझे नहीं था पता कि वो वकील बनेंगी। एनीवेज़, मैं ज़्यादा उनको भी इंतज़ार नहीं करवाता, बुलाता हूँ फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ आइए, आप अपनी सीट को सँभालिए। ओके, कैसी हैं फ़ायज़ा आप? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राशिद, आप कैसे हैं? आई एम गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पर। कैसा रमज़ान चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा All एहसान is है good. और बहुत अच्छा जा रहा है रमज़ान। बहुत अच्छी बात है। फ़ायज़ा, चूँकि हम एक साथ प्रोग्राम करते रहे हैं और तब मुझे नहीं पता था कि आप इस लाइन में आएँगे और आप इतनी बहादुर हैं या फिर आप पता नहीं क्या सोच के बैठी हैं। कैसे आप एक वकील कैसे बन गई? क्या सोचकर आप इस लाइन में आ गई? बताइए ज़रा देखने वालों को प्लीज़। अ, राशिद, पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस तरह से मैं आपके साथ प्रोग्राम करूँगी और ओके। उसके लिए एज़ सच मेंटली तौर क्या पर मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं क्या थी। तब आपने सोचा था कि आप लेकिन मिस्टर रेडियो के साथ प्रोग्राम करेंगी ऐसा? डेफिनेटली मैंने नहीं सोचा था कि मैं मिस्टर रेडियो के साथ इस तरह से बैठ के प्रोग्राम करूँगी। मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है और बिकॉज़ क्योंकि हम लोग कोलीग्स भी रहे हैं बिल्कुल और ऐसे काफ़ी ही है। टाइम हमने इकट्ठे प्रोग्राम काम भी किए, काम बहुत भी सारे किया। प्रोग्राम किए हम लोगों ने। ऐसे ही है। तो आप तो मेरे बारे में बहुत जानते हैं और मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं लोगों को बताऊँ कि मैं वकालत में क्यों आई, कैसे आई, कैसे? थोड़ा-सा मैं अपना लोगों को बता दूँ कि मैं हूँ कौन ओके, एक्चुअली। फ़ायज़ा है कौन? क्योंकि मैंने जो तारुफ़ कराया वो अधूरा था, अब पूरा तारुफ़ ये खुद कराएँगी, प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल, मेरा नाम फ़ायज़ा बशीर एडवोकेट है और अरसा 4 साल से वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ और मेरी एजुकेशन भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर की है। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने पहले ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स ओके। किया और उसके बाद मैंने एलएलबी किया। ठीक है। एलएलबी करने के बाद जो है मैंने बाकायदा तौर पर इस प्रोफ़ेशन को जॉइन किया और इसमें काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। और काम करते-करते इन 4 सालों में जितना मैं कर सकती थी, मैंने उतना काम किया। तो आपका जो बेसिकली क्वेश्चन था कि मैं इस फ़ील्ड में कैसे आई? कैसे आई? तो क्यों? क्योंकि मैं नहीं सोच पा रहा था कि आरजे फ़ायज़ा जो एक प्रेज़ेंटर हैं, रेडियो पे प्रोग्राम करती हैं, चूँकि आप बोलने में बहुत अच्छी थीं तब भी और अब तो और भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। जज साहब ठीक है? तो ऐसी मैं अगर बोलूँ कि कोई बात है कि मैं कोर्ट्स में जाके कोई लड़ाई झगड़ा करती हूँ तो ऐसी वाक़ई में कोई भी बात नहीं है। ये लोगों के ख़यालात होते हैं कि पता नहीं कोर्ट में जाके मार कुटाई करके, लड़ाई झगड़ा करके, गुस्सा-शुस्सा करके तो आप केस जीतते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और स्टोरीज़ कुछ और होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं वकालत में एक्चुअली ये मुझे बचपन से मेरा एक ड्रीम था कि मैं अच्छा। वकील बनूँ। ओके। और मुझसे किसी ने सवाल किया, इनफैक्ट जब मैं अपने लाइसेंस के इंटरव्यू के लिए गई तो मुझसे वहाँ सवाल किया गया कि आप क्यों वकील बनी? क्यों? तो आज आपने भी पूछा। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं बाय बर्थ वकील हूँ।
कि मैं एक इससे वकील ही इससे पैदा खूबसूरत हुई। जवाब हो नहीं सकता। आई एम बाय बर्थ लॉयर। गुड, बहुत और अच्छे। अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें, कुछ खूबियाँ ऐसी मुझे दी कि मुझे हमेशा से ये फ़ील हुआ कि लोग मेरी बात को सुनते हैं, अच्छा, ओके। अहमियत देते हैं। हम्म। और जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो बाज़ औक़ात आप यकीन कीजिएगा कि मेरे मुँह से अल्लाह पाक ऐसी बातें निकाल देते हैं कि मैं खुद भी नहीं सोच पाती कि यार मैं ऐसी बात कर सकती हूँ, मैं इतनी ओके। समझदारी की बात कर सकती हूँ। ऑलराइट। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि मैं खुद अपने सोशल लाइफ में, अपनी फैमिली वाली लाइफ में मैं बहुत सारे डिसीजंस पे कंफ्यूज हो गई कि यार मुझे क्या करना चाहिए। ओके। तो जब मैं ऑफिस आई और काम करना शुरू किया तो बहुत सारे मैटर्स मेरे सामने ऐसे आए जो सेम इट इज थे। ऑलराइट। और मैं उस टाइम ये भूल गई कि मेरा भी सेम ऐसा इशू चल रहा है। जब मैंने उस सामने वाले बंदे को देखा और उसके लिए जब मैंने सोचा कि इसको क्या करना चाहिए और उसको जब मैंने मशवरा दिया और उसको मैंने पीछे बैकअप दिया कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए और तुम्हारे राइट्स ये हैं और उसके अलावा तुम्हारे राइट्स के अलावा जो दूसरा बंदा जो है उसके राइट्स ये हैं और तुम अपने राइट्स को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूसरे को ऐसे उसके राइट्स दे सकते हो, मिलके ऐसे चल सकते हो सोसाइटी में। आप बिलीव करना कि मुझे खुद बड़ा नॉलेज मिला और मैंने जब सोचा, मैंने कहा भाई मैं दूसरे बंदे को अगर इतना अच्छा गाइड कर सकती तो मैं खुद क्यों नहीं ऐसा कर सकती। वाओ, गुड। तो मैं बाय बर्थ वकील थी और अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें दी, वो सोच दी, वो समझ दी और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस शऊर में, इस समझ में दिन ब दिन इजाफा करता चला जाए। कोई किसी से इंस्पायर थे आप क्या? क्या कोई तो हो शायद। इसमें एक बड़ा रोल मेरी मदर का भी है। हम यहाँ पर एक क्लोजअप लेते हैं, चूंकि मैं चाहता हूँ कि आप फायजा की बातें बहुत गौर से सुने, खास तौर पर खवातीन, लड़कियां अगर आप सुन रही हैं तो मैं चाहूंगा कि फायजा की बातें आप बहुत गौर से सुने। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू क्लोज अप कि फायजा जो बात कर रही हैं हम उसको इम्पोर्टेंस से। जी फायजा, अभी बोलिएगा आप। मेरे वकालत में आने की जो बड़ी एक वजह बनी कि अब जब बच्चा जब छोटा होता है ना तो जब वो बड़ा होता है तो वो जिस माहौल में रहता है ना उसका असर उसे बड़े अरसे तक रहता है। ठीक है, तो मेरी मदर ने शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सा मेरे माइंड में एक चीज डाली हुई थी। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर रही हैं। ये भी बताती चलूं कि मतलब फैमिली वाइज ही थोड़ा सा मैं लोगों को समझाने बुझाने वाली और समझने वालों में से रही। तो मेरी मदर ने शुरू से एक चीज मेरे माइंड में सेट की हुई थी, वो कहती थी कि ये मेरी बड़ी बेटी है, ये घर के मामलात को जितना अच्छे से समझेगी, छोटे बहन भाइयों को जैसे चलाएगी, ऐसे ही ये खुद भी सोसाइटी में ग्रोम करेगी, उनकी आइडियल बनेगी और फिर आगे सोसाइटी में जाके लोगों को भी जो है आइडियल लाइफ गुजारने के तरीके बताएगी। तो वो शुरू से ही मेरी मदर मेरे माइंड में एक चीज डालती रही। तो मेरी मदर के मेरे माइंड में ये चीजें डालने की वजह से भी मैं समझती हूँ कि मैं वकालत की तरफ आई। और उन्होंने बोला, जब मैंने मैट्रिक किया तो उस मैट्रिक करने तक मेरी मामा मेरे माइंड में एक चीज बिठा चुकी थी कि काश मेरी बेटी वकील बन जाती। और अगर ये वकील बनती तो ये बहुत अच्छी वकील बनती। तो जरूरी नहीं है कि तुम वकील बनो। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स ज्यादा टीचर्स को लाइक करते थे, मतलब टीचर्स टाइप महजब किस्म के लोग थे, तो उनको ये था कि शायद ये टीचिंग फील्ड में जाए। और मैंने भी माइंड में एक चीज यही सोची हुई थी कि शायद मैं टीचर बन जाऊं। तो लेकिन बोलने का एक क्रेज था और बातें करने का, और वही मैंने आपको बात बताई कि लोग अहमियत देते थे बात को, तो उस बात से मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी मदर की भी जो एक ख्वाहिश है तो वो किस हद तक दुरुस्त है। अगर मैं एक टीचर बनती हूँ तो वो मेरे ऊपर सोसाइटी में मैं कैसे ग्रूम करूंगी, और अगर मैं एक वकील बनती हूँ तो कैसे करूंगी। मैंने टीचिंग भी बड़ा अरसा की और उसके बाद टीचिंग करने के बाद जो है मैंने एक देखा कि मैं जब बात करती हूँ तो उसमें असर है, तो क्यों ना मैं जब बात करूं तो उस बात को करने के पीछे जो लॉजिक है उसको भी समझूं। तो मुझे पढ़ने का शौक था, तो पढ़ने के शौक ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया शायद, और मैं वकालत में आ गई और मेरी मदर ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, उनकी इस ड्रीम ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी बात कि मेरे फादर के बैकअप ने मुझे यहाँ बैकअप ने। माँ बाप की सपोर्ट बहुत जरूरी है। और जिस तरह से आपने अपनी माँ का कैरेक्टर बताया कि आपकी अम्मी ने आपको पहले से डेवलप करना शुरू कर दिया था कि फायजा आपको कुछ बनना है जिंदगी में, आपको कुछ करना है जिंदगी में। और चूंकि हमारे यहाँ माएँ अपनी बेटियों को और वालिदैन अपने बेटियों को, खास तौर पर बेटियों को यही कहते हैं कि भाई तुमने तो पढ़ना है और पढ़ने के बाद तो जाना है ससुराल जाना है और जाके वहाँ पे ससुराल के काम करने हैं। ऑफ कोर्स वो तो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो करना ही है, वो तो होना ही है। लेकिन
उस पढ़े का कुछ तो काम आए। क्योंकि अच्छा। हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में आपने देखा है कि बेटियां, हम उनको मास्टर्स करवा लेते हैं, हम उनको बीए बीएड करवा लेते हैं, लेकिन फिर वो घर की होके रह जाती हैं, खानादारी में लग जाती हैं और फिर वो इसी तरह अपना। अच्छा राशिद, आपको मैं माशरे का एक पहलू बताऊं तो यहाँ पर भी दो बातें सामने आती हैं। ओके। ठीक है, अभी पेरेंट्स अगर बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं तो उनकी तवज्जो प्रॉपरली उनकी स्टडीज की तरफ लग जाती है कि उनके पास एक बड़ी डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद एक बड़ी जॉब होनी चाहिए। ठीक है, वो कुछ लोग तो बड़ी डिग्रियों के ख्वाब पूरे कर लेते हैं ओके। और कुछ लोग बड़ी जॉब्स के ख्वाब भी पूरे कर लेते हैं, वहां तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ टाइम अगर उनकी एजुकेशन अधूरी रह जाती, ठीक है, और या फिर उनकी एक बड़ी जॉब नहीं होती है, तो वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। रही की बात कि घरों में वो लड़कियां बैठती हैं, काम करती हैं, उनके माइंड में एक चीज डाली जाती है कि आपने घर में ही बैठना है, घर संभालना है, घर के काम करने। तो मेरे ख्याल में उस तरफ भी लड़कियों को मुतवज्जो करना चाहिए। मेरे फैमिली ने, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे बहन भाई, हम सब लोगों ने जो माहौल पाया और जिस माहौल की वजह से मैं यहाँ तक आई, और जो मैं बात करती हूँ उसके पीछे जो एक लॉजिक है वो ये भी है कि हमारी फैमिली में हमेशा से एक चीज सिखाएगी कि आपने घर भी संभालना है और माशरा भी संभालना है। क्या बात है, ये बहुत दोनों खूबसूरत चीजें बात। अगर बच्चियों को सिखाई जाएं बहुत खूबसूरत तो बात है। वो कहीं पर भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगी, वो घर भी बहुत अच्छे से संभालेंगी और माशरे को भी संभालेंगी, माशरे को भी तो संभालेंगे। प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। वेरी गुड। चूंकि आपकी स्ट्रगल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे सामने भी है, आपने बहुत मेहनत की है और आपने बहुत दिल लगा के पढ़ा है, जिस तरह से आप पढ़ाई करती रही हैं, आई नो। और चूंकि रेडियो प्रोग्राम्स में हम ये तबादला होता रहा है कि आप कैसे यहाँ तक पहुंची। अच्छा, हमारे यहाँ एक लोगों के माइंडसेट बना हुआ है कि खवातीन को इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों में चले जाएं, खवातीन को इंसाफ नहीं मिलता, खवातीन के हक की कोई बात नहीं करता, खवातीन के हकूक की कोई बात नहीं करता। तो क्या ये वाकई में सच है या फिर महज ये बातें हैं? पहली बात तो ये है कि खवातीन अदालतों की तरफ आती क्यों है? ओके। ठीक है, खवातीन अदालतों की तरफ आती हैं उस वक़्त जब उनको माशरे में वो मकाम नहीं मिलता या उनके राइट्स को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता जो उनका राइट है। जिस तरह से हमारे मजहब ने, हमारे दीन ने खवातीन को राइट्स दिए हुए हैं और उस तरह से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तब वो अदालतों की तरफ आती है, तब वो घर से निकलती हैं। अब खुद सोचें कि एक खातून जिसको घर में खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छा मिल रहा है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बच्चे खुश हैं, उसका खामद उसके साथ बहुत प्यार करता है, उसके माँ बाप, उसके ससुराल वाले, वो सब अगर उसके साथ बहुत प्यार करते हैं, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो घर से निकलेगी और कोर्ट कचहरियों तक आएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी खवातीन जो हैं उनको घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उनके घर के खर्चात नहीं पूरे हो रहे होते। ठीक है, बाज़-औक़ात उनके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इनफैक्ट उनकी बेसिक ज़रूरियात भी पूरी नहीं की जाती। ठीक है, और फिर वो खवातीन जब अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं तो पेरेंट्स उनको कहते हैं बेटा सब्र करो, ठीक, सब्र करो, और वो सब्र करती हैं। वो कहती हैं अब तुम्हारे बच्चे हो गए ना, पहले शुरू में कहती हैं जब बच्चे हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, बच्चे हो जाते तो कहते हैं जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं होते ना तब तक सब्र करो। अच्छा, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कहती हैं अब बच्चे जवान है, अब तो तुम्हें सब्र करना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो एक इंसान कब तक सब्र कर सकता है और कितना सब्र कर सकता है? खवातीन जब देखती हैं कि उनके सब्र का वो पैमाना लबरेज हो रहा है तो वो घर से निकलती हैं, और शऊर की दुनिया है और अब लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं। खवातीन को जब ये लगता है कि अब उनको आने वाला वक्त खतरे में महसूस हो रहा है, वही एंड वाली बात कि आखिर तक मरने टाइम तक सब्र करती रहो, जब उन्हें ये महसूस होने लगता है तो फिर वो कोशिश करती हैं कि हम अपने आप को तो सिक्योर करें, ये जो हम मुश्किल देख रहे हैं ये वाली मुश्किल कल हमारे फर्दर बच्चे ना देखें, इसलिए उनकी सिक्योरनेस के लिए वो घर से निकलती हैं, तो वो अदालतों तक आती हैं, तो उनको मुश्किल पेश आती है। इस बात पे मैं बात आपसे करूं, जी, खवातीन को अदालतों में आने के लिए जो मुश्किल पेश आती है वो सबसे बड़ी मुश्किल पहली उनके घर से शुरू होती है। ठीक है, एक तो उनको पीछे साथ में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, हर बंदा उनको यही बात कह रहा होता है कि आप अदालतों में जाएंगी ना वहां पर आप बहुत खराब होंगी। ठीक, साल तक आपके केस चलते रहेंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कोई आपकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो वकील ले लेंगे। ठीक है, आपके पास जो बच्चों के ऊपर आपने खर्च करना था वो वकीलों पे खर्च कर देंगी। ठीक है, अब वहां माशरे में जाएंगी तो लोग आपको इज्जत की नजर से नहीं देखेंगे,
आप वहां जाएंगी, वहां मर्द भी होते हैं, वहां खवातीन भी होती हैं, वहां एक अजीब सा माहौल होता है और धक्के मुक्के और बस ये इस तरह का माहौल क्रिएट होता है। तो आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जहां पर आपकी इज्जत खराब, ठीक है। तो बहुत सारी बहू बेटियां ऐसी होती हैं जिनको ये बात माइंड में सेट कर दी जाती है कि जो खवातीन अगर कोर्ट कचहरियों का रुख करेंगी वो वापस घर में नहीं आ सकती, ठीक है, उनके रास्ते बंद हो जाएंगे, उनको डराया जाता है या फिर उनको डिस्करेज किया जाता है, उनको रोका जाता है, मना किया जाता है, उनका माइंडसेट बना दिया जाता है कि अगर तुमने उस तरफ मुंह किया तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी और तुम हमारे काबिल नहीं रहेगी। भाई अगर आप लोग ये समझते हैं कि अगर आपकी कोई बहू बेटी कोर्ट तक जाती है तो उसकी इज्जत खराब होती है, वो आपके काबिल नहीं रहती, तो पहली बात है कि ऐसे हालात ही पैदा ना हो कि वो घर से बाहर निकले, ठीक है, वो कोर्ट कचहरियों तक जाए। दूसरी बात कि हमारे माशरे में हमारे बच्चे जो हैं, खास तौर पर हमारे लड़के जो हैं, हम उनको इतना जिम्मेदार नहीं बनाते। हम कहते हैं भाई बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको पढ़ने दो, छेड़ो मत। अब क्या पता बच्चा पढ़ रहा है या ड्राइंग बना रहा है, ठीक है, तो बच्चे पढ़ाइयों में भी इतने अच्छे नहीं होते। और दूसरा, हमारे जो मुल्की हालात इस वक्त चल रहे हैं, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जॉब्स ढूंढना तो बहुत मुश्किल, ठीक है। और अपने बिजनेस करने के बारे में तो बच्चे इतने खौफजदा हैं कि हम इतनी इनकम कहाँ से लेकर आएंगे, और अगर लेकर आएंगे भी तो कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो क्या वो रिटर्न बैक सेव रहेगी, बिल्कुल ऐसा होगा। तो फिर बच्चे भी इस वजह से खौफजदा हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए वो अपने आप को काबिल ही नहीं समझते, ठीक है। पीछे से ये उनके फादर का काम बनता है कि वो अपने बेटे को ये समझाए, बेटा कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो तुमने पूरी करनी है, ठीक है। अगर फॉर द सेक ऑफ टाइम तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है कि तुम घर की हर जिम्मेदारी पूरी कर सको, तो बेसिक जरूरियात को पूरी करने की तुमने अपनी कोशिश जरूर करनी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तो घर में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय अपनी बीवी के साथ बैठो और उसके साथ बात करो, भाई कि मैंने अपनी कोशिश कर ली, मैं सुबह निकला काम के लिए, मैंने जाके काम किया और उस काम के बदले में मुझे जितने पैसे मिले वो पैसे मैंने लाए घर, और घर लाकर मैंने तुम्हारे हाथ में रख दिए, या जो तुमने मुझे सामान लाने के लिए बोला था, बच्चों के खाने पीने का, उनके कपड़े जूते, उनकी तालीम के अखराजात, उनकी सेहत के अखराजात, जो तुमने मुझे बताए थे उनको मैं फुलफिल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर कहीं पे मैं कामयाब नहीं हो रहा ना, तो तुमने मेरे साथ कंप्रोमाइज करना है, ठीक है, और कंप्रोमाइज करके चलना है। वहां पर पेरेंट्स और जो हमारे होते हैं ना, उनको चाहिए कि वो बच्चों को एक चीज सिखा दें, ठीक है, बेटियों को सिखा दें भाई अब आपने अपने हस्बैंड की जो रिस्पेक्ट करनी है ना, उसके साथ साथ ये माएँ कह देती हैं कि अपने हस्बैंड का बड़ा ख्याल रखना, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करना। हस्बैंड जो फादर होते हैं वो अपने बेटियों को कह देते हैं कि तुम किसी की बेटी ला रहे हो, इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करना, इसका बड़ा ख्याल रखना। कैसे, ये नहीं बताते, ठीक है। तो अब बेटी को भी ये बता दिया जाए कि अब यहाँ तक तो बात वो दोनों कवर कर लेते, 2-4 साल निकाल जाते हैं, आगे जब आपकी औलाद हो जाती है तो माँ बच्चों के सामने उनके फादर की बड़ी रिस्पेक्ट करे, पहली बात, ठीक है। और इसी तरह बाप जो है वो बच्चों के सामने उनकी माँ की बड़ी रिस्पेक्ट करे। दूसरे दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुलूस और प्यार का जो है वो माहौल क्रिएट करके रखें, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सेक्रीफाइस करें और बच्चों में ये आदत डेवलप करें, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं मिली ना तो कोशिश करें कि इसके मुतबादल अगर कोई चीज हमें मिलती है तो उसको हम इस्तेमाल करें, ठीक है, और कैसे उसको हम लोग इस्तेमाल करके इसका मुतबादल निकाल सकते हैं। और अगर किसी बात पे इख्तिलाफ हो भी जाता है टेम्पररी तौर पर, तो इख्तिलाफ की वजह क्या थी, उस वजह को खत्म किया जाए। हम लोग वजह ही तो खत्म नहीं करते, हम लोग उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं, अपनी अना का मसला बना लेते हैं और अपनी बेइज्जती समझते हैं कि अगर इस मियाँ बीवी के बीच में से बात निकल के माँ बाप तक पहुंची या उसके माँ बाप तक पहुंची तो उसका सारा प्रेशर बीवी को या औरत को झेलना पड़ता है। वो इसलिए मुंह भी नहीं खोलती कि अगर मैंने कहीं पे मुंह खोला तो मुझे पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। और पेरेंट्स भी यही कहते हैं बेटा सब्र करो, इसीलिए कहते हैं कि सब्र करो। अब जब औरत को इतना ज्यादा आप सब्र करने के लिए बोलेंगे ना तो वो फट पड़ेगी, फिर झगड़े होंगे, फसाद होंगे और बच्चे भी डिस्टर्ब, और वो एक फैमिली बर्बाद हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में आने से फायदा यह है कि एक मैं सबसे जरूरी बात बता दूं कि यहाँ हमारी मीरपुर में खवातीन के लिए अलग से फैमिली कोर्ट है, ठीक है, और फैमिलीज के लिए, सिर्फ खवातीन के लिए, फैमिलीज के लिए। अब मर्द हैं, अगर उनको ये लगता है कि अब देखिए दो मियाँ बीवी के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो उनका घर चल रहा है और 2-4 बच्चे भी पैदा हो गए, ऐसे झगड़े में तो ये मामलात नहीं है कि उनके बच्चे भी हैं और बिला वजह से वो लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। जब कहीं पर किसी औरत को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो वो अपने पेरेंट्स से शेयर करती है, मर्द को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अक्सर अपने पेरेंट्स कम दोस्तों से ज्यादा शेयर करता है। तो वो जो मशवरे देने वाले होते हैं ना वो उन दोनों को मजीद लड़ा देते हैं, ठीक है, मजीद
में फसाद पैदा कर देते हैं। सही कहिए। तो उनको चाहिए कि वो जो उनसे मशवरे मांगते हैं, उनसे मशवरे मांगने के बजाय वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, एक दूसरे ठीक के है। साथ कंप्रोमाइज करें और मिलकर चले। पेरेंट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बच्ची को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे निकालने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, खामन को कहीं लगता है कि मैं अपनी बीवी को समझाने में नाकाम रह गया, बीवी को लगता है कि मैं अपने खामन को समझाने में नाकाम रह गई, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा घर बर्बाद हो रहा है, तो कोर्ट्स जो हैं वो इंसाफ मुहैया करने का एक बहुत अच्छा इदारा है। ओके। ठीक है। और हमारी फैमिली कोर्ट स्पेशली हमारी फैमिली कोर्ट में फैमिलीज के लिए एक अलग अदालत कायम है मीरपुर आजाद मीरपुर की कश्मीर बात में। कर रही हैं। मीरपुर की बात करें, ठीक ओके। है। वैसे तो पंजाब ये ओवरऑल साइड हर पर? जगह है, अच्छा, ओके। हर जगह फैमिली कोर्ट अलग से मौजूद है, वहां पर फैमिलीज के मैटर्स को अलग से सुना जाता है, सही। लेकिन स्पेशली हमारे मीरपुर में यहाँ पर फैमिली कोर्ट अलग से है, उसकी बिल्डिंग अलग से है, अदालत अलग से लगती है, वहां पर केसेस खवातीन के सुने जाते हैं, मर्दों के सुने जाते हैं, बच्चों के मामला जो होते हैं जैसे गार्डियनशिप के केसेस हैं वो भी फैमिली कोर्ट में सुने जाते हैं, खवातीन को मर्द खर्चे नहीं दे रहे तो खर्चे के केसेस फैमिली कोर्ट पे सुने जाते हैं। ओके। कोई बीवी जो है अपने माँ बाप के कहने पे अगर आबाद नहीं हो रही है अपने घर में, किसी वजह से किसी भी वजह से अगर आबाद नहीं हो रही है ओके। तो उसके प्रॉब्लम के हल के लिए मर्दों के लिए आधा ज़नशोई के यानी कि अपनी बीवी को आबाद करने के लिए, इसी तरह खवातीन भी अपने खामन के लिए कर सकती है, भाई मेरा मियाँ मेरे साथ आबाद नहीं हो रहा, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो इनके लिए ये जो घरेलू छोटे छोटे इख्तिलाफात होते हैं इनको हल करने के लिए यहाँ फैमिली कोर्ट बनी हुई है, खवातीन को यहाँ तक आना चाहिए। और रहेगी बात इज्जत और बेइज्जती की, घर के अंदर अगर आप कोई मामला सुलझा नहीं पा रहे तो अगर आप हमारा फैमिली कोर्ट का रुख करते हैं, यहाँ आते हैं, तो जजेस इस बात को फर्स्ट प्योरिटी पे लेते हैं कि हम भी इंसान हैं, अल्लाह के सामने हमने भी जान देनी है, ठीक है। तो वो इंसाफ के असूलों को जो है वो जरूर मद्देनजर रखते हैं, कानून की नजर में भी और शरीयत की नजर में भी, ठीक है। और हत्ता अलविसा कोशिश की जाती है कि अगर कोई घर बच सकता है, अगर कोई घर बच सकता है तो उसे बचाया जाए, उसे बसाया जाए। तो यहाँ पर खवातीन के लिए अलग से सिटिंग होती है और मर्द अलग से आते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता है। और लॉयर्स भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर कोई खातून या कोई मर्द या कोई बच्चा अपनी फैमिली में डिस्टर्ब है और वो कोर्ट तक आया है कि हमारी इस डिस्टर्बनेस को खत्म किया जाए, तो वकीला भी इस बात का ख्याल रखते हैं यार हमारे भी तो पीछे घर है, ठीक है। बाकी जो मामलात हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ कोर्ट में आए हैं तो हमें इंसाफ मिले, तो वकीला, जजेस, कोर्ट ये सब इन चीजों का ख्याल रखते हैं। ऑलराइट। फाइजा, थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो बातें की मुझे उम्मीद है कि सब देखने वालों की समझ में आ रही होंगी। मैं चाहूँगा कि मैं साथ साथ अपने व्यूवर्स को भी शामिल करूँ जो हमें देख रहे हैं, और ये ज़रूरी है। अच्छा, कमेंट्स आ रहे हैं। नासिर मिर्ज़ा कमेंट कर रहे हैं, सलाम मिर्ज़ा जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके बाद हैं अबरार अहमद कादरी जम्मू कश्मीर से सलाम कह रहे हैं, और तलहा मिर्ज़ा हैं, हाय तलहा, थैंक यू। उमर इकबाल, सलाम वालेकुम अस्सलाम उमर, कैसे हैं आप, ठीक हैं। मिर्ज़ा साहब ने कमेंट किया है, वालेकुम अस्सलाम, सारे मुगल बरदरान जमा हैं यहाँ पे। और सैफुल्लाह इज़ देयर, हाय अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हिफ्ज़ा मुगल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ आपके जो सवालात हैं प्लीज आप उस पे फोकस कीजिए। आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप चाहते हैं कि आप फाइजा से पूछें, आप प्लीज जरूर पूछिए। और मैं चाहूंगा कि आप लाइव कॉल करें, आप अभी से लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा जो नंबर है वो है 0331550106, यानी कि 0331155506, ये मेरा नंबर है, और इस पे आप व्हाट्सएप लाइव कॉल्स कर सकते हैं। और मोहम्मद अर्शुमान है, शमीर साहब हैं, और एक कॉल आ रही है जम्मू से, सो लेट्स टॉक टू द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, क्या हालत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबरार, आप कैसे हैं, ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आप फाइजा साहिबा की बातें सुन रहे हैं? आप चले पेरेंट्स की अगर मैं फाइजा साहिबा की बातें सुन रहे हैं आप? आवाज नहीं, मैंने कहा जी जी अभी मैं सुन रहा था आपकी बातें। ओके, कोई सवाल आप पूछना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो प्लीज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के फाइजा बशीर, शायद मैंने सुना है, शायद ये वही है FM 101 पे जो ट्रांसलेशन करती थी। 101 FM 90 पे करती रही है, रोज FM 90 पे, क्योंकि तो हो सकता है शायद वो आज फाइजा बशीर FM 101 पे भी एक थी ना, शायद मैंने उससे वही है।
आपने कहा हो ये तो जिनका मैं फैन था वो मिल गई। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वही फायजा होंगी एक्चुअली। आपके यहाँ शायद जम्मू में कोई क्रॉस होता है जो इसकी वेव्स होती हैं एफएम की, तो पॉसिबल है कि आप 90 ही सुन रहे हो तो आपको ऐसा लगा हो कि 101 है। नहीं, मैंने 101 भी सुना है ना, उसका आज फायदा विषय आती थी, मैंने तो शायद वही है, उसकी आवाज थोड़ी अलग थी, मेरे तो शायद आवाज चेंज हो गई है। अच्छा हाँ, ये एज गेस्ट भी जाती रही है और वहां पे जाती रही है। ओके, अच्छा और कोई सवाल आप करना चाहें अबरार प्लीज? नहीं, और सवाल कोई ज़हन में नहीं आ रहा मेरा। आपके जम्मू में सब ठीक है, खैरियत है? सब ठीक ठाक है। थैंक यू, अच्छे से। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अपना बहुत ख्याल रखना अबरार। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जम्मू के हमारे सब भाइयों को सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, सो अबरार थे, एक और कॉल आ रही थी हमें, चूंकि मैं बिजी था, बात कर रहा था अबरार से और एक और कॉलर हमें कॉल कर रहे थे। एनीवेज, आप कॉल कर सकते हैं और एक कोशिश ऐसे कीजिए कि जब मैं बात कर रहा हूँ किसी कॉलर से, आप तब कॉल मत कीजिए, थोड़ी देर का वक्फा लेकर कॉल कर लीजिए तो फिर ज़रा मुनासिब है। एंड एनीवेज, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, राशिद भाई कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप प्रोग्राम देख रहे हैं? जी सर, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए कॉल की थी, इसी से रिलेटेड एक मेरा भी क्वेश्चन था, तो मैंने कहा चले मौका भी है, आप लाइव भी हैं, मिलते आप बहुत कम है, आज मेरी खुशकिस्मती कि आपसे बात हो गई। अच्छा, मुझे सबसे पहले अपना नाम तो बताइए, नाम भी बताइए और जगह भी बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर मैं डॉक्टर मिर्जा फरम शहजाद, आपसे मुलाकात हुई थी मिर्जा फयाज बेग के बेटों की शादी पे जब आया था मैं। ओके ओके, लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर से बात कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। राशिद भाई सवाल पूछिए अपना प्लीज। मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ और जो है ना मौका नहीं मिलता बात कर सकूँ। आज आप लाइव थे और वकील साहब भी आपके साथ हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो इसी हवाले से जो है ना, इसी से रिलेटेड एक मेरा भी क्वेश्चन था। प्लीज जरूर कीजिएगा, क्या सवाल है आपका? अच्छा, सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसने पसंद की शादी की। अच्छा ओके, ठीक है। उसमें से उसकी 2 बेटियां हैं। ओके, उनका फिर आपस में जो है ना अपना उनकी अलहदगी हो गई। अच्छा ओके, 2 बेटियां, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर उसकी ना लड़की चली गई कराची, वहां पे उसने दूसरी शादी कर ली, तलाक हो गई। ओके, ठीक है, बच्चियां जो थी वो अपना बाप के पास थी। सही है। उस लड़की ने फिर दोबारा उसमें से फिर एक बेटी थी उसकी, ओके, फिर उधर से भी उसको तलाक हो गई। अच्छा, उसको डिवोर्स हो गई, फिर दोबारा उसकी शादी पहले वाले शोहर से हुई, दोबारा फिर इकट्ठे रहे। ये क्या हो रहा है? उनमें अलहदगी हो गई, लेकिन जो शोहर है ना वो कहता है मैंने तलाक अभी कंप्लीट तलाक नहीं दी। अच्छा। लेकिन वो लड़की है जो वो पहले वाले शोहर के साथ भागी है, मैं इससे केस करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपका दोस्त क्या चाहता है मुझे ये बताइए, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, सवाल क्या है? नहीं ऐसे में काफी समझ सवाल ये है कि वो कहते हैं मैंने अभी तलाक नहीं दी, तो निकाह पे निकाह वो कैसे कर सकती है? ओके, अब मुझे ये बताइए कि वो वापस आई जब, तो फिर कितने टाइम बाद फिर वापस चली गई? मतलब ये कि 1 साल रहे, 1-1.5 साल जो है ना, फिर दोबारा इकट्ठे रहे। जो लड़का है ना, उसने जो उसकी बेटी वो साल लेके आई थी, उसका कोई वल्दियत कोई कुछ नहीं था, इसने अपना नाम दिया आईडी कार्ड पे, जे फार्म पे अपनी वल्दियत का नाम दिया। अच्छा, वो खुद जो है ना उसको अपनी बेटी माना। सही। अच्छा, अब उसने वापस पहले शोहर के साथ उसने शादी कर ली, क्या और वो जो औरत है ना वो उस बच्ची को साथ ले गई है। इसको उसने कहा कि ये तुम्हारी नहीं है, ये मैं लेके जा रही हूँ। वो कहता है मैंने अपनी वसीयत दी है इसको, मैंने इसको नाम दी है और मैंने अभी तुम्हें तलाक नहीं दी है। ठीक है, निकाह तुम नहीं कर सकती। अच्छा, बात सुनिएगा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जब वो अपने पहले शोहर को छोड़कर गई थी, उसने दूसरी शादी की थी, तो क्या डिवोर्स हुई थी तब इनकी?
पहले शोहर से तब बकायदा इनकी डिवोर्स हुई ओके, थी, ठीक है। लेकिन अब इसने डिवोर्स नहीं दी थी। अब ये कहता है कि मैंने डिवोर्स नहीं दी। ठीक है, सही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपके सवाल पे बात होती ओके है। सर, बड़ी मेहरबानी, हाफिज। शुक्रिया। मैं अभी आपका वो जवाब चेक करता हूँ, आपका क्या जवाब है। जी हाँ, जरूर। ओ माय गॉड, ओके बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, सच्ची बात है, इस पे ड्रामा बनाना चाहिए। ओके ओके अगर आप ड्रामे बनाने लगेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं जिस पे आप ड्रामे बना सकते हैं। बहरहाल उसने पहली शादी की, उसमें से उसकी 2 बेटियां थी, ठीक है। फिर जितना मुझे उसका सवाल समझ में आया, ओके उसने कहा कि उसने पहली शादी की, उसमें उसकी 2 बेटियां थी, फिर उसने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ली या हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दी, इन दोनों की अलैदगी हो गई। उसने दूसरी शादी कर ली खातून ने, तो वहां से भी उसकी एक बेटी थी, ठीक है। और फिर दूसरे हामन से भी उसकी डाइवोर्स हो गई, उसने वापस पहले शोहर से शादी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक सवाल किया कि क्या वो निकाह पे निकाह कर सकती है। तो देखें, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि जब तक उसको डाइवोर्स नहीं होती वो दूसरी शादी तो कर नहीं सकती। तो डाइवोर्स डेफिनेटली उसकी हुई, तब उसने जाके दूसरी शादी की, ठीक है। और अगर उसकी डाइवोर्स ना होती तो वो दूसरी शादी ना करती, और अगर उसने ऐसा किया तो ये इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता। पहली डाइवोर्स होगी, देन उसकी दूसरी शादी हो गई। और अगर ऐसा उसने नहीं किया या किया तो ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है, इस पे वो दोनों हल निकाल लेंगे, और कोर्ट्स बनी है इस बात के हल निकालने के लिए भी। अगर उसको लगता है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी और मेरी बीवी ने जाके वापस पहले शोहर से शादी कर ली है, तो वो डेफिनेटली कोर्ट में जाए और जाके अपनी प्रॉब्लम बताए और उसकी प्रॉब्लम को हल किया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी तीसरे बंदे को प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो डेफिनेटली पहले उस बंदे से कंफर्म करे, देन आप कोर्ट में जाएं। तो डॉक्टर साहब, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फायजा ने जो जितनी बातें की हैं, इस पे बात आगे भी की जा सकती है, ठीक है। और हमें एक और कॉल आ रही थी, मुझसे मिस होगी कॉल। मैसेजेस भी आ रहे हैं, उस्मान कह रहे हैं ग्रेट प्रोग्राम, ओके थैंक यू सो मच। हमें कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फरहाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। फरहाद लाहौर से, कैसे हैं फरहाद? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। ओके, आज लाहौर से कॉल आ रही है, वाह। तो फरहाद, मेरा भी एक सवाल था। हाँ हाँ जी जी। वो सवाल कुछ इस तरह था कि मेरी ना नानी है। अच्छा ओके, आपकी नानी है। तो नानी इस सेंस में है कि मेरी अम्मी की खाला, अम्मी की खाला है, ओके। तो उनकी ये आगे शादी हुई, लेकिन उसमें से कोई औलाद नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, तो उनका आगे से कोई मतलब ये सिलसिला नहीं है औलाद वाला, ठीक है। उनकी काफी प्रॉपर्टी है, ओके। तो वो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो प्रॉपर्टी अब किस लिहाज से तकसीम होगी। अब वो जो मेरी अम्मी की मासी है वो एक लास्ट रह गई है, उनकी अभी ना कोई बहन है ना कोई भाई है। सही है, ठीक है, चले हम बात करते हैं इस पर, ठीक है? ओके, थैंक यू। कुछ पूछना चाहें आप फायजान से? नो नो, ओके, थैंक यू फरहाद। ये एक बड़ी क्लियर सी बात है, शरई सी बात है। एक्चुअली मैं ज्यादा फैमिली मैटर्स पे बात करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि एक प्रॉब्लम सामने आई है और उन्होंने बात की है तो मैं उस पे उनको जो है वो जवाब जरूर दूंगी। जो उनकी अम्मी की खाला हैं वो शादीशुदा थी और उनकी औलाद ना हुई और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी जो शरई तकसीम है उसी के हिसाब से ही तकसीम होगी, ठीक है। और अगर तो वो अपनी प्रॉपर्टी खुद तकसीम करना चाहती हैं तो भी, और अगर वो खुद प्रॉपर्टी तकसीम नहीं करती हैं तो जो उनका हिस्सा बनता है शरई लिहाज से वो उनको मिलेगा, और जो पीछे उनके वुरसा को उनका हिस्सा पीछे जाता है वो उनमें तकसीम होगा। अब उनके वुरसा कौन कौन से हैं ये एक लंबी डिटेल है और डिटेल डिस्कशन है, और इसके लिए मुनासिब है कि या तो वो खातून खुद या ये जो उनके रिश्तेदार हैं ये खुद उनके पास जाएं और उनके साथ मिलकर किसी एक अच्छे सिविल लॉयर के पास जाएं जो सिविल मैटर्स पे काम करता है, ठीक है। जब ये उनके पास जाएंगे वो कोर्ट में जाएंगे, केस फाइल करेंगे और उनके जो जो मुतलका रिश्तेदार हैं उन तक उनकी प्रॉपर्टी
पहुंच जाएगी। और अगर वो खातून खुद अपने हिस्से डिवाइड कर देती है तो वहां पर बात ही खत्म हो जाती है। अगर वो नहीं करती है तो इसके लिए बाकायदा प्लेटफॉर्म है और इसके लिए किसी सिविल लाइट से वो मशवरा लें, वो उनको बेहतरीन मशवरा देंगे और इसका वो हल निकाल के देंगे। ओके, पहले वाली क्वेश्चन का एक हिस्सा है, वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि दूसरे शोहर से जो बेटी थी ना, उसको पहले शोहर ने अपना नाम दिया था, ठीक है, वो जाते हुए वो फिर से वापस ले गई है बेटी, तो अब इसका क्या है? वो शोहर, पहला शोहर कह रहा है इसको मैंने अपना नाम दिया है, भी मेरी बेटी है। अच्छा, वो बेटी पहले शोहर से थी? वो बेटी दूसरे शोहर से थी, दूसरे शोहर से थी, जो वापस लेकर पहले शोहर के पास आ गई थी और शादी की थी, तो पहले शोहर ने जो दूसरी शादी में से बेटी थी उसको अपना नाम दिया था। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वो तो वो फिर लेकर चली गई वापस, चूंकि वो अब पहले शोहर के नाम पर थी बेटी, अब वो उस बेटी को लेकर वापस चली गई। वो कह रहा है कि ये तो मेरे नाम पर, मतलब मैंने इसको अपना नाम दिया, तुम कैसे लेके जा सकती हो? लेकिन बेटी तो वो उसकी है ना। हाँ, ठीक है। अब माँ अगर अपनी बेटी को अपने पास ज्यादा सेफ महसूस करती है तो बात तो वही सही है कि माँ ही अपने बच्चे के बारे में बेहतर फैसला कर सकती है। तो अगर वो उसको ये लगता है कि उसकी बेटी दूसरे शोहर के साथ सेव नहीं है और पहले शोहर के साथ सेव है, तो वो अगर उसको अपने साथ लेकर जाती है तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, वो लेकर जा सकती है और माँ जो होती है वो अपने बच्चों के बारे में बेहतर फैसला करती है। और उस बच्ची का जो रियल बाप है उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है अपनी बच्ची लेने के लिए तो वो ले सकता है, उसके लिए रास्ता है कानून में। लेकिन पहला नहीं ले सकता जिसने नाम दिया अपना। पहला किस हैसियत से लेगा? सिर्फ नाम देने की हैसियत से वो बेटी नहीं ले सकता। अलबत्त मैं ये कहूंगी कि उसकी जो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं वो उनके बारे में फिक्र करे। ये जो दूसरी बच्ची है उसके बारे में उसकी माँ को और उसके बाप को ही फैसला करने दे। ये बहुत अच्छी बात की है कि जो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटियां अता फरमाई हैं, आप उन पर फोकस करें, उनकी तालीम और तरबियत पे फोकस करें। ओके, कैसर प्रेमी है, गुड क्वेश्चन। ओके, फरवा कह रही है क्या हाल है? फरवा आपसे पूछ रही है फायजा क्या हाल है? फायजा आपको लग रहा होगा फायजा बहुत अच्छी है। और वालेकुम अस्सलाम, जमाल बेग साहब इज देयर, गुड बाय, थैंक यू। और इनके बाद अर्शमान है, आरजे फायजा बहुत अच्छे, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहमीर साहब हैं, सलाम राशिद भाई, आई एम गुड, आप कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, इसी तरह आप लोगों के सवाल आते रहे तो अच्छी बात है। एक और कॉल आ रही है एंड लेट्स टॉक टू द कॉलर, देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आरजे फायजा से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? एडवोकेट फायजा से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप फायजा से कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, मैं फायदा से बात करना चाहूंगी। ओके। अस्सलाम वालेकुम फायदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसी हैं, कैसा रमजान चल रहा है आपका? अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, बहुत अच्छा रमजान चल रहा है। और आप अपना नाम बताएंगी और बताएंगी कहाँ से बात कर रही हैं? समीना राशिद बात कर रही हूँ, सराय लमगीर कदरियाला से। ओके मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, कोई सवाल, कोई बात जो आप मुझसे पूछना चाहें, करना चाहें? नहीं, मुझे कोई ऐसी बात करनी है। अगर मैंने कोई ऐसी बात की तो मिस्टर रेडियो आपके पास बैठे हैं तो सारे मसले इन्हीं पे खुल जाएंगे। Oh my God. That's very good. अच्छा, okay. हो जाएगी तो मैं ऐसा नहीं चाहती। नहीं, असल में मेरा जो यहाँ मिस्टर रेडियो के साथ प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो ये है कि बहुत सारे सवालात खवातीन के माइंड में होते हैं, अपने लिए, अपने आसपास वाली खवातीन के लिए, अपनी बहनों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, और वो कंफ्यूज होती हैं कि पता नहीं इस प्रॉब्लम का हल जो है कानूनी तौर पर क्या है, शरई तौर पर क्या है, और दुनिया इसको किस नजरिए से देखती है, तो क्या हम इसमें से निकल सकती हैं। एक्चुअली मैं खवातीन के साथ फैमिली मैटर्स पे ही बात कर रही हूँ और उसी पे ही करना चाहती हूँ, बिकॉज इसी के में ही मैं कह लीजिए कि थोड़ी माहिर भी हूँ। मैंने इस पे बहुत काम किया, तो जितना मैं कर सकती थी, बहुत नहीं कहती कि मैं जितना कर सकती थी। तो माशरे में हमारी बहुत अच्छा जा रहा है और काफी टाइम बाद आपको देखा मैंने। बहुत बिल्कुल अच्छा काम कर रही हैं आप।
थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बहुत समीना। शुक्रिया आपका कि आपने हमें कॉल की और हमारे साथ शामिल हुई। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके, गुड बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, सो हमें कॉल्स आ रही हैं और भी आ रही हैं। हमें प्रेमी साहब ने मैसेज किया है। प्रेमी वॉज कॉलिंग मी कि वो आपसे कुछ शायद पूछना चाह रहे हो, कोई शायद उनका सवाल हो। हम उनसे भी बात करेंगे। और मेरे पास अपने भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप लोगों के Viewers सवालों पे पे फोकस किया yes. जाए और देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है रशीद भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अपना नाम बताइएगा सर प्लीज। जी कैसर अब्बास बात कर रहा हूँ जेलम से। कैसर अब्बास। कैसर अब्बास प्रेमी, आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था। जी ओके। सुनाए से तो ये ठीक ठाक है। देखा मैंने अभी लाइव ही मैंने अच्छा, किया था, लाइव देखे। प्रोग्राम जारी था तो मैंने देखा है। कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ पूछना चाहेंगे आप सवाल फायजा से? नहीं बस सवाल क्या पूछने, बस देख सुन लिया है। चलो, अच्छा हुआ प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। कैसर भाई अल्लाह और हाफिज। सब खैरियत है? सब खैरियत है। ऑल इज वेल। थैंक यू। चलो अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ओके। अच्छा फायजा, सो हमारे यहाँ चूंकि एक चीज बहुत कॉमन है फायजा, ये मैं आपसे पूछना जरूरी समझता हूँ कि जब खवातीन ने खुला लेनी होती है, चूंकि शोहर डट जाता है, वो कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं करूंगा, ठीक है, तो फिर खातून के पास एक ही हल बचता है, वो है खुला का रास्ता। अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं और खुला का वो केस फाइल करती हैं। लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम मैंने जहां तक देखा है कि वो केस बड़ा बिगाड़ के पैदा किया जाता है कि ये मारता है, हालांकि वो ना भी मारता हो, ये मारता है, गालियां देता है, या ड्रग्स लेता है, या खर्चा नहीं देता है, और कुछ इस टाइप की वो पूरी फाइल तैयार की जाती है और फिर जज साहब के सामने रखी जाती है। वो बेचारा हो सकता है कि वो ऐसा ना करता हो, तो ऐसा क्या वाकई होता है? असल में क्या जरूरी है खुला लेने के लिए ऐसा जो करना? बेसिक चीज है खुला का, जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, लोगों को उसके बारे में ही नहीं पता, ठीक है। तो खुला का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई औरत अगर अपने मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसके लिए इतनी सी लॉजिक काफी है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसके साथ रहना पसंद नहीं करती। मैं अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुतय्यन कर दी एक मियाँ बीवी को आपस में साथ रहने के लिए, उन हुदूद के अंदर में इसके साथ रहना पसंद नहीं करती। इतनी वजह काफी होती है। लेकिन अब सोसाइटी ऐसी है कि अब खवातीन को हर तरफ से प्रेशराइज किया जाता है कि आपने हर हाल में अपना घर बचाना है, ठीक है। अब ये नहीं देखा जाता कि वो मेंटली तौर पर कितनी डिस्टर्ब हो रही है, वो मेंटली तौर पर कितनी टॉर्चर हो रही है। मुमकिन आप देखिए आपकी पसंद की एक शख्सियत नहीं है, तो आप कितनी देर तक उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और पसंद ना होने की भी एक रीजन होती है। खास तौर पर ये जो रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, ठीक है। इसमें अगर कहीं पे कोई बेतबारी आ गई है, कोई ऐसी रंजिश आ गई है जिसकी वजह से उनके दिलों में दरार आ गई है, तो वो खानदान को बनाने के बजाय, नस्लों को संवारने के बजाय खानदान के खानदान बर्बाद कर देंगे, नस्लों की नस्लें बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो अपने घर में सुकून पैदा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ऐसे खानदान बर्बाद करने के बजाय, नस्लें बर्बाद करने के बजाय, एक बड़ी क्लियर सी चीज है कि आप आपस में अगर साथ नहीं रहना चाहते तो इत्तेफाक से आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों अपने अपना रास्ता इख्तियार कर लें, अलहदगी इख्तियार कर लें, ठीक है। लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ टाइम लड़का अगर जिद पे अड़ा है, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, लड़के कहते हैं हमारी इज्जत बेइज्जती का मसला है। मैं कहती हूँ भाई क्यों, तुम्हें कोई और बेटी नहीं देगा, ठीक है। इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला क्या है? एक औरत के साथ तुमने लाइफ शुरू की, गुजारी, नहीं चल सकी, आपने कोशिश कर ली, आपका ज़मीर मुतमिन है, ठीक है। वो नहीं रहना चाहती तो उसको उसका एक राइट है, दे दो, बस खत्म कर दो बात। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जहां पर बड़े बड़े हक में रख दिए जाते हैं, ठीक है। अब लड़कों को ये होता है कि ऑलरेडी हमने हक में दिया हुआ है तो दोबारा कैसे दें, ठीक है। तो वहां पर लड़के इस वजह से भी डाइवोर्स नहीं देते कि मुझे हक में देना पड़ेगा, डाइवोर्स दूंगा तो फिर वहां पर रास्ता ये बचता है कि खुला का रास्ता, के खातून ने जो हक में लिया वो वापस करे और खुला ले ले, ठीक है। पाकिस्तान में थोड़ा सा जो कानून है उसमें फर्क है।
उसमें एक परसेंटेज दी गई है कि फला रीजन की बेस पे आप इतना हक मेहर वापस करेंगे और इतना आप रखेंगी, अगर आप किसी वजह से तंग हैं तो उसका पाकिस्तान में एक अलग सिस्टम है। लेकिन हमारे कश्मीर में जो प्रैक्टिस हो रही है वो ये हो रही है कि अगर कोई औरत अपनी मर्जी से खुला लेती है, चाहे वजह पीछे कोई भी है, ठीक है, और अगर अपनी मर्जी से खुला लेती है और वो कहती है मैंने इसके साथ नहीं रहना, तो वो अपना हक मेहर वापस करेगी और खुला ले लेगी। लेकिन इस पे जो आपका मेन क्वेश्चन ये था कि इल्जाम तराशी क्यों की जाती है, शार्टली बात खत्म कर दीजिए। देखिए राशिद, अगर आप किसी को प्यार से कहेंगे कि देखिए भाई साहब मैं आपसे बहुत तंग हूँ और आप मेरी बात ना सुने, मैं आपकी बातें नहीं सुनना चाहता, तो आप मजीद मेरा सर मत खपाएं, आप अपने रास्ते पे हो रहे, तो वो बंदा जब तक अपना पूरा गुस्सा निकाल ना रहे वो साइड पे नहीं होगा, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर अफरा तफरी का एक निजाम है, कोई किसी के एहसासात को, जज्बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो लोग ये कहते हैं कि हमारे जज्बात को, एहसासात को, हमारी बात को किसी ने समझना ही नहीं, हमारी ज़हनी उलझन को किसी ने दूर करना ही नहीं, हमारे बीच में ये एक बड़ा जो फासला आ गया इसको किसी ने खत्म करना ही नहीं। और अगर किसी को लगता है कि अना का मसला बन चुका है, ये खत्म नहीं हो सकता और तबाही की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो मुनासिब ये है कि हम ऐसे मजलूम बन जाएं कि अगला बंदा मजबूर हो जाए, वो कहे कि यार बंदा तो सही है, ये सही कह रहा है, इसको अलग कर दे। खवातीन जब देखती हैं कि इस मर्द ने एक अनामत का मसला बना लिया है और ये मुझे नहीं आजाद कर रहा इस रिश्ते से और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बची, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर इल्जाम तराशी करती है, ठीक है, और इल्जाम तराशी करने के बाद डाइवोर्स मांगती है। तो ये देखें, अगर तो वो खातून सच कह रही है, इल्जाम तराशी नहीं कर रही है, तो उसके लिए खुला का नहीं तनसीख का रास्ता है। वो ये साबित करेगी कि वाकई ही मर्द की तरफ से ज्यादती है, ठीक है, वो उसको खर्चा नहीं दे रहा, वो उसको मारपीट करता है, वो उसके साथ नहीं रहता। तो अगर ऐसा औरत साबित कर देती है कि वो काफी टाइम से उसके साथ नहीं रह रहा है, उसको खर्चा नहीं दे रहा है, या उसको मारपीट कर रहा है, किसी किस्म की उसको तंगी तकलीफ दी हुई है, तो औरत ये बात अगर साबित करती है, ठीक है, तो उसके लिए तनसीख का रास्ता है, खुला का नहीं। फिर मर्द तो हक मेहर भी देगा और खर्चा भी देगा, ठीक है, और फिर उसको कोर्ट अलहदगी भी उससे लेकर देगी, ठीक है, ये कुछ वजूहात हैं। लेकिन अगर औरत अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहती है तो बात सच है, इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। एक ही वजह काफी है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, मुझे इससे नफरत है, और खुला हो जाती है। मेरा यही अगला सवाल यही था कि क्या इल्जाम तराशी, क्या उसको ये कहना कि ये ड्रग्स लेता है या मारता है या खर्चा नहीं देता, नो नीड्स, इसकी जरूरत नहीं है। बस ये एक लॉजिक बना हुआ है कि अगर हम ऐसे बोल देंगे हमने तलाक लेनी, तो हर बंदा हमें कहेगा कि यार बस इतनी सी बात पे तलाक लेनी, मुझे पसंद नहीं था, तो फिर शादी क्यों की, बस कर दी, नहीं चली और अब वो अलहदगी इख्तियार कर ली, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। वो नहीं साथ चलना चाहते तो खानदान या नस्लें बर्बाद करने के बजाय मुनासिब है कि अपने रास्ते अलग कर ले। तो ये जरूरी नहीं है बस अपने आप को कहीं पे मासूम साबित करने के लिए जो है ये इल्जाम तराशी की जाती है, उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। सही, बहुत अच्छे। चाय भी ठंडी हो गई, हमारी चाय रखी थी यहाँ पर, चलती रहेगी और चाय भी साथ में लेते हैं। एक कमेंट आया है, आप ग्रेट वुमन आपके बारे में आया कि बड़ी बहादुर आप। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ज्यादा लोग जो है हमारे जो लिसनर्स हैं वो मुझे एज आरजे ही जानते हैं। कॉल भी ले सकता हूँ ना मैं? डेफिनेटली, बिल्कुल लीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बाहर से कॉल है। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? ना प्लीज। जी मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, आप ठीक है? आप ठीक है? ओके, आई एम रियली सॉरी। मजाक करी, क्या हाल है? आई एम गुड, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम सुन नहीं पाई। मैं एक काम से गई हुई थी, तो मैं अभी आई हूँ। अच्छा। और मैंने थोड़ा सा सुना है, पर क्या बात हो रही है, किस बारे में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारी गेस्ट हैं वो लॉयर हैं और बहुत अच्छी वकील हैं। फैमिली मैटर्स पे बात करती हैं खास तौर पर। तो आप इनसे कुछ पूछना चाहें, क्योंकि लोग तो पूछे अपने अपने सवालात, आप कुछ सुलझाना चाहें तो प्लीज जरूर पूछिए। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताएंगी प्लीज? यस, फहमीदा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फहमीदा, बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। ओके, आपकी तरह फहमीदा इज वेल। फहमीदा सॉरी, फायजा इज गुड। फायजा कह रही है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपका नाम फायजा है? हाय। हेलो। अच्छा, तो
मुझे कुछ भी नहीं पूछना। लोग एक Very दूसरे good. के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, और आई थिंक बर्दाश्त करने में ही सुकून है, करना ही पड़ता है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मैंने समझा कह रही है बर्बाद करने में ही सुकून है। मैं दूर से सुन रहा हूँ और मैं परेशान हो गया हूँ। क्या नाम बताया आपने? फहमीदा। फहमीदा, मैं सोच रहा हूँ आप ये कह रही हैं कि बर्बाद करने में ही सुकून है। वाह वाह, मैं बर्बाद कर ही दूं किसी को। मैंने कहा बर्दाश्त करने में सुकून है। राशिद की आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त ठीक है, सही है। Alright. मैंने बर्दाश्त ही करना है। ठीक है, Thank you थैंक so यू सो much. मच। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राशिद, अक्सर आपने देखा होगा। आगे नहीं बात करो तो फिर। करें आप प्लीज। हेलो फहमीदा। ओ ले भी, फहमीदा चली गई। मेरे ख्याल में बर्दाश्त नहीं किया, गुस्सा कर गई। वो ओके, आपने देखा होगा अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है पास कर या बर्दाश्त कर। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है लिखा होता मैं है। बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग मुझे जो रेडियो और ये मीडिया से रिलेटेड जानते हैं वो मुझे एज आरजे जानते हैं, क्योंकि मैं जितना टाइम स्टडी में रही ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स और एलएलबी, इस पूरे टाइम में मैं एज आरजे काम करती रही। Okay. तो अब जब मैं लॉ में आई तो फिर क्योंकि मैंने कभी भी ऑन ईयर नहीं बताया कि मैं लॉ कर रही हूँ और मैं वकालत में जा रही हूँ, तो फिर एकदम से मैं गायब हो गई और फिर मैंने बाकायदा तौर पर अपना प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया और फिर मैंने बाकी सब काम काज छोड़ दिए और सिर्फ इसी पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग मुझे वैसे जानते हैं और अब से जो हमारे ऑलरेडी लिस्टर्स थे वो अब मुझे ऐसे जानना शुरू हो वो जाएंगे। ऐसे जानना शुरू हो गए कि तो सरप्राइज भी है उनके लिए। एग्जैक्टली। एक कॉल है, कॉल लेते हैं हम। यस श्योर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं अभी आपका शो सुन रही थी तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे ओके जो मैं फायदा सर्वर से करना चाहूंगी। जी ओके, जरूर जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। जरूर। मैं यूरोप से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान से हूँ। यूरोप से बिलोंग। यहाँ के इलाज और पाकिस्तान के इलाज में बहुत कहने के फर्क है। यहाँ औरतों के बहुत ज्यादा हकूक है और उनको दीजिए पते हैं। सही सही। अस्सलाम वालेकुम फायदा, कैसी हैं आप? ठीक है। फायदा ही बात कर रही हैं अल्लाह का आपसे। शुक्र। पहले आप अपना नाम बताइएगा फिर मैं आपसे बात करूंगी। सॉरी, नाम नहीं बताना चाहती। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरा फ्री क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे देखा है कि जब पेरेंट्स की अलर्जी होती है तो बच्चे 50-50 हो जाते हैं। 1 वीक अपने फादर की और 1 वीक अपनी मदर के पास। पाकिस्तान में ऐसा लॉ क्यों नहीं है? वो मैंने देखा है कि वो पाकिस्तान में माँ से बच्चे छीन लेते हैं और वो फादर को दे दिए जाते हैं कि फादर के ज्यादा हकूक बताए जाते हैं जबकि माँ के ज्यादा होते हैं। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करके पाकिस्तान में ऐसा क्यों कोई लॉ नहीं है कि वो बच्चे 1 वीक माँ के साथ रहें, 1 वीक अपने फादर के यहाँ रहें? ओके मेरी सिस्टर, मैं आपको इसका तसल्ली, यस मैं तसल्ली से आपको इसका जवाब देती हूँ, आप सुनती रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट। ओके, मेरी इस बहन ने बड़ा एक अहम क्वेश्चन कर दिया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जो पेरेंट्स में अलैदगी हो जाती है तो बच्चे 1 वीक माँ के पास क्यों नहीं रहते और 1 वीक बाप के पास क्यों नहीं रहते। देखिए, जब बच्चों की बारी आती है या बच्चों का नाम आता है ना तो कोर्ट सबसे पहले वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखता है। ओके, ठीक है, कि बच्चे की जो बेहतरी है और उसकी फलाह बहबूद है वो किसके पास ज्यादा बेहतर है, माँ के पास या बाप के पास। और हमारे यहाँ कानून ने जो है एक हद मुकर्रर कर दी पाकिस्तान में या हमारे कश्मीर में। मैं ज्यादा बात कश्मीर की ही करूंगी जिसके बारे में मैं ज्यादा नॉलेज रखती हूँ। तो हमारे यहाँ ये जो है ऐसा होता है कि अगर माँ बाप में अलैदगी हो जाती है तो बेटा 7 साल तक वालदा के पास रहता है और बेटी जो है वो बालिग होने तक वालदा के पास ही रहती है। और क्योंकि इसके पीछे लॉजिक जो है वो ये समझ जाती है कि माँ बेहतर परवरिश कर सकती है बाप की निस्बत, ठीक है, बेहतर ख्याल रख सकती है। लेकिन जो 1 वीक माँ के पास रहना या 1 वीक बाप के पास रहना, ये सेम अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया? उसके पीछे जो मेरी समझ के मुताबिक जो बात है, मैं लॉ की बात नहीं करूंगी, यहाँ समझ की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है।
ठीक है। तो अगर बच्चा एक वीक अपनी माँ के पास रहेगा, एक वीक अपने बाप के पास रहेगा, तो वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा, ठीक कैसे रहेगा, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहेगा। अब ननिहाल वाले उसे कुछ और माहौल दे रहे हैं, ददियाल वाले कुछ और माहौल दे रहे हैं, और वो उन दोनों माहौलों को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और मैंने देखा कि हमारे बच्चे आजकल के बहुत ज़हीन हैं, ठीक है। वहाँ जो है बाहर के मुल्कों के बारे में ये है कि वहाँ का जो कानून है वो थोड़ा डिफरेंट सा है। वहाँ पे इंसाफ को बड़ी प्योरिटी दी जाती है, और माहौल भी थोड़े से डिफरेंट है, माहौल में भी फर्क होता है। यहाँ पर जो मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा बच्चे बहुत मास्टर माइंडेड है, ठीक है। वो जब देखते हैं कि पेरेंट्स में अलग होगी, तो वालदा को वालिद और वालिद को वालदा के खिलाफ यूज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। और इतने होशियार बच्चे मैंने यहाँ देखे कि मैं हैरान रह गई उनकी मास्टरमाइंड बच्चों को देखकर, कि एक दूसरे के खिलाफ करके तो वो बच्चे खुद को बिगाड़े, ठीक है। मदर मेरा ख्याल नहीं रखती है, फादर से हमदर्दियां ले ली, फादर मेरा ख्याल नहीं रखते, मदर से हमदर्दियां ले ली, और बच्चे बिगड़ गए। सबसे पहले ये देखा जाता है कि पेरेंट्स में से सबसे ज्यादा बच्चे का ख्याल रखने के काबिल कौन है, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी सेहत, और उसके घर, किसके घर का इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा डजंट मैटर इमोशंस। यस, डजंट मैटर इमोशंस। और एज लिमिट उन्होंने रख दी कि बेटा 7 साल तक माँ के साथ रहेगा और बेटी बालिग होने तक रहेगी। इसके बीच में एक और फर्क रख दिया कि अगर खातून जो है वो दूसरी शादी करती है तो बच्चे बाप के पास रहेंगे, बच्चा संभालेगा, वो नेचुरल गार्डियन है। और अगर बाप दूसरी शादी करता तो बच्चे माँ के पास होंगे। बच्चे वैसे भी माँ के पास ही होते हैं, तो अगर ये सिचुएशन आती है कि माँ दूसरी शादी करती है तो बच्चे बाप के पास चले जाएंगे। अदरवाइज बच्ची बालिग होने तक और बच्चा 7 साल तक माँ के पास ही रहता है, क्योंकि वो ही उसकी बेहतर परवरिश कर सकती है। और जो ये एक वीक उधर और एक वीक उधर वाली बात है, वो इसलिए नामुनासिब है कि कोर्ट जो है वो बच्चों को टाइम देती है, हमारी माँ अपने बाप से बच्चों को मिलाने के लिए, बच्चे अपने बाप से मिलें, परमिशन देती है, अलाउ करती है। बाप अपने बच्चों से मिलता भी है, उन्हें घुमाने फिराने के लिए भी लेकर जाता है, और उन्हें शॉपिंग भी करवाता है, ठीक है, मिलने के लिए भी आता है। अखराजात सब बाप उठाता है, यहाँ पर भी सेम इट इज। और बच्चों को जो है वो फैसिलिटेट करता है, और ये इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इससे उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो, उनसे माहौल डिस्टर्ब ना हो। दैट्स वाई उन्हें एक ही फैमिली में ज्यादा बच्चों को रखा जाता है, चाहे वो माँ के पास रहें, चाहे वो बाप के पास रहें। लेकिन मिलने जुलने पे कोई पाबंदी नहीं है, माँ भी मिल सकती है, बाप भी मिल सकता है, और ये उनकी फलाह बहबूद के लिए ही यहाँ पर इस कानून को नाफिज किया गया। फायजा, क्या इसकी एक वजह हमारे यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को, खास तौर पे खवातीन को अपने हकूक के बारे में नहीं पता, नहीं मालूम कि हमारे कौन कौन से हक हैं। जैसे अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे खवातीन यही सोचती हैं कि हमें वो राइट नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे अभी सवाल आया कि बच्चे तो बाप ले उड़ता है, माँ के हाथ में कुछ नहीं आता, तो क्या इसके पीछे अवेयरनेस भी नहीं है कानून की? डेफिनेटली ये तो पहली बात है कि अगर खवातीन को या मर्दों को उनके राइट्स का पता हो, कानून का पता हो, शरीयत का पता हो, तो डेफिनेटली वो कभी भी डिसहार्ट नहीं होंगे और कभी भी ये अना की जिद में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, और भरोसे के साथ जो रिश्ते चलते हैं वो देर तक चलते हैं। और जब डर होगा या कहीं पे एहसास कमतरी होगी या कहीं पे फिक्र होगी, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, सो मैं फायजा से पूछना कुछ चाहूंगा। एक्चुअली हम जब भी काम करते हैं तो हमारे रास्ते में हर्डल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, मसले मसाइल आते हैं, या कुछ ना कुछ तो होता है। और फायजा एक ऐसी फील्ड में है जहाँ पर पॉसिबल है कि थ्रेट्स भी आते हों, कोई धमकी भी आती हो, कोई कॉल करता हो कि खबरदार तुमने एक केस लिया या तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी। तो क्या फायजा ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ? बताइएगा जरा, अगर हुआ तो प्लीज जरूर बताइएगा। डेफिनेटली राशिद, ये तो एक कॉमन सी बात है। जब आप सोसाइटी में निकलेंगे, आप अपने घर में देख लीजिए कि अगर आप एक फैमिली में रहते हैं तो वहां पर आप लोग अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे बाकी लोग मुतासिर होते हैं, तो उसके इफेक्ट्स तो आप पे पड़ते, ठीक है। अब मैं एक सोसाइटी में काम कर रही हूँ, एक सोसाइटी में बैठी हूँ और इंसाफ के लिए काम कर रही हूँ, खवातीन के इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ और जिद्दोजहद कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और मर्दों के लिए भी, बच्चों के लिए भी मैं एफर्ट्स कर रही हूँ। तो डेफिनेटली अब एक बंदा जिसकी फैमिली में वो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं आने देता, अपने मैटर्स में बोलने देता, तो उसके मैटर्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। तो बहुत दफा प्रॉब्लम्स हुई हैं। कोई वाकया आप हमसे शेयर करें अगर हुई है तो, अगर आप कर सकती हैं तो,
इट्स ओके। डेफिनेटली केस था मेरे पास काफी टाइम पहले, तो उसमें ऐसा हुआ कि एक लड़की थी और उसके ऊपर काफी तशद्दुद वगैरह किया गया, और तशद्दुद करने के बाद शादी हुई लालच में, पैसे की बेस पे, कि मतलब लड़के के पास पैसा है, अमीर फैमिली का है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के शादी कर दी। लड़की पे तशद्दुद हुआ और उसको जो है समझ लें कि नजरबंद कर दिया गया, हब्से बेजा में रखा गया, मतलब किसी से मिलना जुलने ना दिया गया। तो उसके बाद जब उस लड़की के को अपने पेरेंट्स से दूर कर दिया गया, तो मदर ने केस किया कोर्ट में और अपनी बच्ची को जो है वहां से लाया, बाजियाब करवाया। उसके बाद उसकी फैमिली जो लड़के की थी, क्योंकि वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग थी और बच्ची जो थी वो फाइनेंशियली काफी वीक थी, फैमिली से ताल्लुक रखती थी, तो वो उनको कोशिश करने लगे कि किसी न किसी तरीके से उन्हें डराया जाए, धमकाया जाए, खौफजदा किया जाए, ताकि एक तो माशरे में हमारी बेइज्जती ना हो, उनकी बज़ाहिर इज्जतदार नजर आने वाले बंदे ऐसा अंदर से ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस बच्ची को ऐसे डराया धमकाया गया और उसको इतना प्रेशराइज किया हुआ था, आप यकीन कीजिए कि वो जब कोर्ट में आती थी तो वो मेरे पीछे पीछे छुपती थी। अच्छा। और मेरा हाथ पकड़ना, मेरी कमीज पकड़ के मेरे पीछे पीछे चलना। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा क्या हो गया आपको, मतलब आप अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं रखती हैं कि आप माशरे में किसी का सामना कर सके। तो जब आप माशरे में किसी का सामना नहीं कर सकती हैं तो कोई बंदा आपको क्यों प्रोटेक्ट करेगा। आप माशरे में निकली हैं, वहां घर के अंदर बंद थी, आप पे तशद्दुद होता रहा, आपको किसी से बात नहीं करने दी जाती रही, वो एक घर था, वो एक चारदीवारी थी। अब आपको वहां से इसी कोर्ट ने, इसी कानून ने आपको निकाला, ठीक है। यहाँ पर आपको लाया गया कि आपको इंसाफ दिया जाए, ठीक है, आपको आजादी दी जाए, आपको तहफ्फुज दिया जाए। तो यहाँ पर आपको ऐसे छुप छुप के नहीं रहना चाहिए, आपको खुल के सामने आना चाहिए। तो उसको कॉन्फिडेंस देती रही, उसका ब्रेन वॉश करती रही, और एक टाइम ऐसा आया कि वो आंखों में आंखें डाल के सामने वाले बंदे के साथ बातें कर रही थी, ठीक है। और उस फैमिली की तरफ से जब मैं वो केस लेकर चली तो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से राब्ता किया जाए और कांटेक्ट किया जाए और बोला जाए कि जो है इस केस से दूर रहें, या जो भी आपके मामलात हैं उनको सेटल किया जाए। तो पैगाम आते रहे, खैर इग्नोर करती रही मैं, और इग्नोर करने के बाद जो है उसका रिएक्शन हुआ कि आखिर उन्होंने मुझ तक रिसाई हासिल की, मेरे पास आए, वो खुद आ गए और वो आए और वो मुझसे बात करते हैं और मुझे कहते हैं कि देखिए मैडम, बात ये है कि अगर कोई मामला सेटल डाउन हो सकता है तो करवा लें, तो जैसे आपकी जो डिमांड होगी वो हम पूरी करेंगे। मैंने कहा सर बात ये है कि ये जिस मामले में आप मेरे पास सेटलमेंट के लिए आए हैं, इसके लिए आप दोबारा मेरे पास मत आइएगा, ठीक है। इसमें अब कोई सेटलमेंट हो नहीं सकती है, ठीक है। पहले आते तो और बात थी, तो मैं आपको समझा के वापस भेज देती। तो अब आप जिस सिचुएशन में आए हैं, जिसमें आपको मैं क्लियरली बात करूंगी आपके साथ कि ये जिस सिचुएशन में आप मेरे सामने आए हैं, मैं आपको अपने सामने बैठ के बात करने दे रही हूँ, ये भी बड़ी बात है। अब दोबारा से मेरे सामने मत आइएगा। तो बंदा आगे से मुझे थ्रेट कहता है हम तो बंदे मार देते हैं, बंदे उठा देते हैं, ऐसे ही कहता है डायरेक्टली। तो आप जो है, आप हमें जानती नहीं है, आप हमें समझती नहीं है, तो मतलब काफी ऐसे थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उसकी बातें सुन रही हूँ, इसकी बातों को एंजॉय कर रही हूँ, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मेरा क्या नुकसान होगा, तुम बंदे मारोगे, बंदे किडनैप करोगे तो मेरा क्या नुकसान होगा। मतलब मेरा या मेरे जैसे दीगर वकला का रोजगार चलेगा, ठीक है। तुम पर केस बनेगा, पुलिस तुम्हें उठा के ले जाएगी, ठीक है, और तुम्हारी छुतरावल अलग से होगी, और वैसे भी तुम्हें मशहूर होने का शौक है, तुम और मशहूर हो जाओगे, और जिस केस में तुम मशहूर हो रहे हो इसमें तुम्हें होना नहीं चाहिए। इसमें कोई इज्जत तो है नहीं, है ना। तो तुम्हारी क्या इज्जत है, एक औरत के ऊपर तुमने तशद्दुद किया, उससे मारा पीटा और उसे घर से निकाला, और अब तुम कहते हो मैं गोलियां मारूंगा और बंदे उठाऊंगा, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, ठीक है। मुनासिब ये है कि तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, और बड़ी क्लियर सी बात है, वो औरत तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, उसको डाइवोर्स दो, जान छोड़ो, मामला खत्म करो। बाकी अगर तुमने कुछ करना है तो फिर बताओ मत, फिर करके आओ। तो बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। इनफैक्ट कोशिश की कि उसको मेंटली तौर पर समझाया भी जाए, और उसके थ्रेट्स के साथ मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मुझे पता था कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो वो बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता है, बेहतर रहनुमाई कर सकता है, और वो ही हिफाजत करने वाला है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैं वो केस विन भी किया, मैंने जीता भी, और वो बंदा जो है उसको कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर मैंने उसका ब्रेन वॉश भी कर दिया कि तुम जिस लाइन पे चल रहे हो इसमें इज्जत नहीं है,
अगर तुमने लड़ना है तो भाई जाओ, निकलो माशरे में, 4 मर्दों के साथ लड़ो, 4 तुम्हें लगाएंगे वो, 4 तुम उनको लगाना, तुम्हारी भी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मारना पीटना क्या होता है और तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम जो कर रहे हो उसका नतीजा क्या है। किसी औरत के ऊपर तशद्दुद करना, किसी की बेटी को मारना पीटना, ये कोई बहादुरी है, ये कोई तारीफ के काबिल बात है? ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी ब्रेन वॉशिंग भी की और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी विन किया और मुझे उस बंदे की तरफ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ी। फायजा, कभी इमोशन, आप खुद भी केस में इमोशनल हो जाती हैं? मतलब हर बंदा आता है, आपके पास इतनी सारी स्टोरीज आती हैं, ठीक है, हर बंदा अपनी कहानी सुना रहा होता है, तो क्या कभी आप खुद भी इमोशनल होती हैं? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट स्टार्टअप में जब मैं आई तो आप यकीन करना राशिद कि मैं जब शुरू में आई तो मेरे ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा था उसका कि मैं सोते में भी वही चीजें देखती थी, जागते में भी वही, उठते बैठते ख्यालों में बातों में मेरे वही चीजें चल रही होती थी जो मैं ऑफिस में लोगों के साथ डिस्कशन कर रही होती थी, जो लोगों के लिए अफेक्ट्स कर रही होती थी वो। और बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो जो दूसरा बंदा बातें सुना रहा होता है, स्टोरी सुना रहा होता है और मैं सुन के बैठ के बस रो रही होती हूँ, या अल्लाह इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और बाज़ औक़ात ख़वातीन ऐसी तंग होके आती हैं कि वो क्या मुझे फीस देंगी, मैं पास से किराया देके उनको भेजती हूँ, यार ये ले जाओ, इससे किराया भी देना और कुछ बच्चों के लिए ले जाना, ठीक है। और शुरू में मैं आपको बता रही थी कि मेरी सेहत खराब हो जाया करती थी, मैं बीमार हो जाती थी, उसका मेरे सेहत पे इतना इफेक्ट होता था। आहिस्ता फिर मैं गो थ्रू हो गई और मुझे समझ आ गई कि ये नहीं करना। कुछ फायजा के कुछ कलीग्स के थ्रू मुझ तक ये खबर पहुंची है कि फायजा के नज़दीक मैटर नहीं करता केस की फीस, फायजा के नज़दीक जो मैटर करता है, इम्पोर्टेंट है, वो है केस। और अगर वो जो केस करवाने के लिए आ रहे हैं वो अगर मजलूम हैं और वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैंने ऐसा सुना है। अब मैं कंफर्मेशन यहाँ से लूँगा कि क्या वाकई फायजा आप उसमें उनके साथ हल्का हाथ रखती हैं, आप उनके साथ कुछ कंप्रोमाइज करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, बताइएगा जरा। डेफिनेटली। और क्या एक वकील को ऐसा करना भी चाहिए? बहुत अच्छी बात और बहुत खास बात है, स्पेशली खवातीन के लिए, बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते, अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते, उनके लिए ये बात करना मेरे लिए भी एजाज की बात है। और अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये बात याद करवा दी, मेरे माइंड में नहीं रही थी। वाकई में मेरे पास वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते अदालतों में आना, वो केसों को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन शौकिया तौर पर वो कोर्ट में नहीं आए, मजबूरन आए। जो मजबूरन बंदा कोर्ट में आता है और अफोर्ड नहीं कर सकता, आप यकीन कीजिएगा मैं बिना फीस के उनके केसेस करती हूँ, ठीक है। और बिना उनसे कोई चीज मतलब ये अपने माइंड में सेट किए कि वो मुझे इसका रिटर्न बैक करेंगे, नो, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला की जात मुझे इसका अजर देगी और मैं उनको इंसाफ पहुंचाने के लिए जितनी तगदो करती हूँ मैं करूंगी। और आप यकीन कीजिए कि मैंने 1-1, 2-2, 3-3 माह में, इनफैक्ट 6 माह में मैंने केसेस क्लोज किए। अच्छा, ओके। बहुत सारे फैमिली केसेस। कहते हैं कि यहाँ पर साल कानून कोर्टों में लटकना पड़ता है और खज्जल होना पड़ता है, तो फिर हमें जो है केसों से निजात नहीं मिलती है और बस तंग पड़ के हम घर चले जाते हैं। नो, फैमिली मैटर्स में एक बड़ी इजी बात है कि वकला को भी और जजेस को भी एक चीज पता होती है कि किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, किसी की नस्ल बर्बाद हो रही है। तो हमने 1-1 माह में, 2-2 माह में, 3-3 माह में केसेस को निपटाया। जहां कंप्रोमाइज हुए वहां कंप्रोमाइज करवाए, ठीक है, और जहां पर केसेस चले वहां केसेस चले और चलाए और केसेस को हमने क्लोज किया। ये मीरपुर कोर्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ से बहुत सारे केसेस के फैसले हमने 1-1, 2-2 माह से लेके 6-6 माह, 8-8 माह में हमने क्लोज करवाए, खत्म किया उसका काम। हमारे यहाँ तासुर ये है कि हमारे यहाँ तो केस खत्म ही नहीं होते। हमारे यहाँ ये तासुर है कि केस बहुत 4 साल 5 साल तक केस चलते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है और कभी जज नहीं आते, कभी वकील नहीं आते, कभी मुखालिफ वकील नहीं आते। ऐसे हमारी फैमिली कोर्ट में, मीरपुर फैमिली कोर्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने जो काम किया, हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे केसेस निपटाए और कोई सालों साल नहीं लगाए, कुछ माह में हमने केसेस को खत्म किया और ये रिकॉर्ड पे बात है। अप्रिशिएटेड, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ। एक सवाल आया है मेडिसिन स्माइल मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम फायजा जी, मैं भी एक वकील हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि आपने आज तक कितने केसेस जीते?
ओह माय गॉड, अब बताइए। ओके जी, वकील साहब आपने अपना नाम नहीं बताया और हाँ, नाम सीक्रेट नहीं रखा आपने, हर वकला वाले ट्रिक आपने आजमाई। बहरहाल मैंने कितने केसेस जीते, अगर मैं हिसाब करना शुरू करूं तो मैंने कभी हिसाब नहीं किया, कभी वैसे। मैंने काउंट नहीं किया हम्म। कि मैंने कितने केसेस किए, पर इस थोड़े से टाइम में मैंने बहुत काम किया। मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना काम किया। अब जितना मेरा टाइम था वकालत में आए हुए, उतने टाइम में मैंने, अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में मैंने कोई एक्सक्लोज नहीं किया, तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने रूटीन में काम किया और भरपूर काम किया, रेगुलर काम किया, और इस रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान मैं जितना काम कर सकती थी मैंने उतना काम किया। बहुत खूब, बहुत अच्छे। और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब, थैंक यू सो वेरी मच। जितने भी देखने वाले हैं उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, आमतौर पर लोगों में ये मशहूर है कि वकला केस जीतने के लिए झूठ बहुत बोलते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है फायजा जी? क्या ये आमतौर पर आपने देखा कि 2 बातें बड़ी मशहूर हैं। कहते हैं कि अरस्तु का सकरात का एक शागिर्द था अरस्तु, उसने एक जुमला लिखा, तो उसने कहा कि वो उसने कहा कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको ताकतवर लोग फाड़ के निकल जाते हैं, गरीब लोग उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, और जो आपने बात की उसको आप दोहराएंगे प्लीज? हाँ, वो कह रही हैं कि आमतौर पर ये मशहूर है कि वकला केस जीतने के लिए झूठ बहुत बोलते हैं। तो मैं यही बात कर रही थी कि वो झूठ, लोगों का ये जो बोलने का कॉन्सेप्ट है कि वकला झूठ बोलते हैं, तो ये बड़ा गलत है। ठीक है, अब सच बोल के, ये झूठ बोल के, कहानियों की बेस पे केसेस नहीं जीते जाते। ठीक है, केसेस जीतने के लिए आपके पास कोई सॉलिड चीज मौजूद होनी चाहिए। आप कोई बात करते हैं, किसी पे कोई इल्जाम लगाते हैं, तो इल्जाम लगाने के बाद उस इल्जाम को साबित करना भी आपकी लायबिलिटी है, और वो आप साबित करेंगे तो आप केस जीतेंगे। अगर कहते हैं कि मेरे साथ फलां बंदे ने ज्यादती की है, तो साबित करेंगे कि फलां बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है, तभी आप केस जीतेंगे। अभी मैं कहती हूँ कि हम किसी खातून के साथ बहुत ज्यादती है, उसके हामद ने उसको खर्चा नहीं दिया। ठीक है, किसी खातून को उसके हामद ने मार पीट के घर से निकाल दिया और वापस आबाद नहीं किया, तो मेरे कहने से कोर्ट मेरे हक में फैसला नहीं करेगी। मुझे साबित करना होगा कि अगर औरत पे तशद्दुद हुआ तो क्या औरत ने अपना मेडिकल करवाया, क्या उसने कोई FIR कटवाई, क्या कोई पंचायत लगी जिसमें इस बात को वाज़ा किया गया, कुछ लोगों ने उसको देखा, गवाहान मौके पे मौजूद थे। ठीक है, आमतौर पर ऐसा होता है कि तशद्दुद घर के अंदर होता है तो वहां गवाहान मौजूद नहीं होते, तो वहां औरत के अपने बयान को अहमियत दी जाती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री सबूत की अगर बात करूं तो क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट उसके पास थी, कोई FIR थी उसके पास जिसके बारे में उसने किया गया तशद्दुद जो है वो वाज़ा किया गया हो? और दूसरी बात है कि अगर औरत कहती मुझे खर्चा नहीं दिया, मैं ये साबित करूंगी कि उसके हावद ने मार पीट कर उसको 4 लोगों के सामने घर से निकाल दिया, या उसकी औरत को जब उसने उसके घर से निकाल दिया उसके बाद उस बंदे ने उसको अगर कोई खर्चा दिया तो कैसे दिया? ठीक है, जब रहती वो वालदेन के घर रही, उसने अपने घर से उसको निकाल दिया, वालदेन के घर उसको भेज दिया मार पीट के, तो वालदेन के थ्रू उसने खर्चा भेजा और या उसने उसके अकाउंट में पैसे भेजे, कोई उसके पास कोई चेक होगा, कोई सबूत है। और औरत अगर इतने टाइम से हावंद के घर में अगर रह रही और कहती है मुझे खर्चा नहीं मिला, खवातीन कहती है हम अपने उसके साथ आबाद रहे लेकिन वो खर्चा नहीं देता रहा, तो जब तक वो साबित नहीं करेगी कानून उसकी बात को सही नहीं समझेगा। तो वही वाली बात है कि अगर कोई आप किसी पे ब्लेम लगाते हैं, कोई इल्जाम लगाते हैं, तो उसको साबित भी करना पड़ता है, और किसी इल्जाम को साबित करने के बाद ही आप केस जीतते हैं। बिला वजह लोगों पे केस करके आप बोलें कि आप केस जीत जाएंगे, जज जाके मेरी शक्ल देख के मुझे कह देगा कि जय मैडम आपके हक में फैसला कर दिया, ऐसा नहीं होता। जब मैं कोई केस फाइल करूंगी तो उसके हक में पीछे बाकायदा तौर पर अपनी पूरी तैयारी करूंगी, पूरा होमवर्क करूंगी, और फिर मैं उसको प्रेजेंट करूंगी, तभी मैं केस जीतूंगी। क्योंकि कानून, एक वो जो मैंने आपके साथ जुमला शेयर किया था कि ताकतवर जो होता है वो हमेशा बाजी ले जाता है, जो गरीब होता है वो हमेशा पिसा जाता है, तो ये बात बहुत गलत है। मैंने काम किया इस बात पे और इसको गलत साबित किया कि ताकतवर कैसे बाजी ले जाता है और गरीब कैसे हार जाता है। देखें, यहाँ पर हमारी मेहनत है, हम इस प्रोफेशन में बैठे हुए हैं, हमारा काम बनता है अगर कहीं पे किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसको उसके ऊपर होमवर्क करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। अगर वाकई आपके क्लाइंट के साथ ज्यादती हुई है तो जी जान लगा दें, मेहनत करें,
और देखिए कि उसको आप उसने कैसे फायजा, इंसाफ दिलवा सकते हैं। सभी वकील एक जैसे नहीं होते, चूंकि डेफिनेटली। हमारे यहाँ, चूंकि मैंने भी बहुत सारे केसेस अपने यहाँ अपने इर्द गिर्द देखे हैं और मैंने ऑब्जर्व किया है कि वकील हजरात, वकला हजरात अच्छी खासी अमाउंट मांगते हैं। वो कहते हैं कि इतने पैसे लाएं तो आपका केस देखते हैं हम। यहाँ वो केस ऑलरेडी चल रहा है तो वो उसमें फिर डिमांड ज्यादा पैसों की करते हैं। तो चूंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि अगर कोई केस ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें बहुत पैसे वकील मांगते हैं। अब केसेस की भी आगे से कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब शुरू से ही अगर आपके केस की बेस ही खराब है, ठीक है, और वकील को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अब मैं अगर किसी के लिए मेहनत करती हूँ, किसी के लिए कोई काम करती हूँ, तो हमारे प्रोफेशन में ये बड़ी मजे की बात है कि मैं अपनी मर्जी से चाहूँ तो उसके लिए अल्लाह वास्ते काम कर दूं, उसको बिल्कुल माफ कर दूं, ठीक है। और चाहूँ तो मैं अपनी मर्जी की फीस लूंगी, जो मैं चाहूंगी। मैं आपके लिए कोई काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो मैं अपनी मर्जी की फीस आपसे मांग सकती हूँ, ठीक है। और अगर आपको मुनासिब लगता है कि ये जो फीस मांग रही है मुझे इसको देनी चाहिए तो आप दें, अगर नहीं लगता तो मत दें। और बहुत सारे लोग हैं, ये आप अपने बॉस खुद ही हैं, डेफिनेटली। तो यहाँ पर बहुत सारी बात है कि वकला जो है बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। देखिए, वकला इंसान है और उनकी आमदन का, उनकी कमाई का यही जरिया है, उनका ये प्रोफेशन, और इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो अगर वो आपको फीस, किसी को अगर इस किसी को ये समझते हैं कि उसकी इस्तिताअत नहीं है तो फ्री ऑफ कास्ट काम करेंगे, ठीक है। और अगर किसी की इस्तिताअत है और वो फीस दे सकता है तो डेफिनेटली ये एक प्रोफेशन है, तो देनी चाहिए और वकला को अपने मेयार के मुताबिक फीस लेनी चाहिए। फायजा, आमतौर पर मैक्सिमम कैसे केसेस आते हैं आपके पास? मैक्सिमम मतलब कौन से केसेस आते हैं? मैक्सिमम मेरे पास फैमिली केसेस हैं, क्योंकि मैं खुद फीमेल हूं तो मेरे पास ज्यादा फीमेल डिवोर्स केसेस आते हैं या फिर मतलब फैमिली केसेस आते हैं? मगर अच्छा, फैमिली केसेस में आप बात करें कि कैसे केसेस का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इस वक्त जो हालात और वाकयात चल रहे हैं, इस वक्त हमारी कोर्ट में सबसे ज्यादा जो रेशो है वो 2 किस्म के केसेस की है। एक तो खर्चे की, और दूसरा जो केसेस की रेशो जा रही है वो खुला के केसेस। आफ्टर डिवोर्स, आफ्टर मारपीट या तशद्दुद करने के बाद जब खवातीन को घर से निकाल दिया जाता है, बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है, खर्चा नहीं दिया जाता, या खामद बीवी को छोड़ के निकल जाता है, वो कहता है भाई मैं खर्चा नहीं अफोर्ड करता। अक्सर मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं, पहली बीवी बच्चों का ध्यान ही नहीं होता, ठीक है। या फिर मुल्की हालात देख लें आप, ठीक है, मुल्की हालात अच्छे नहीं जा रहे तो मर्द उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कमा नहीं पा रहा, सहूलियात नहीं प्रोवाइड कर रहा, घर में इख्तलाफात हैं, तो मैक्सिमम इस टाइम पे खर्चे अफोर्ड ना होने की वजह से घर में इख्तलाफात हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, तशद्दुद हो रहा है। और उस तशद्दुद के जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि घर बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारी औरतें खुला ले लेती हैं, ठीक है, और खुला के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ी रेशो सामने आ रही है। और अखराजात पूरे ना होने पे घर बर्बाद हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं और तशद्दुद आम हो रहा है, ठीक है। एहसासे महरूमी, कमतरी, ये बहुत ज्यादा हो रही है, तो खर्चे के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। आम मुआशरे की खवातीन और हजरात को अदालतों में जो कानून और इंसाफ के बारे में अगर कोई आप पैगाम देना चाहें तो प्लीज। डेफिनेटली मैं ये बात तो सबको बताना चाहूंगी कि हमारी अदालतें इंसाफ देती हैं, इंसाफ मिलता है, और अदालतों में आना, कानून तक आना, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। आपका कोई मामला जो आप 2 लोग आपस में नहीं सुलझा सकते, वो दिन ब दिन उलझता जा रहा है, तो उसको सुलझाने के लिए एक तीसरे बंदे का और ऐसे बंदे का होना जरूरी है जो इल्म और फहम में आपसे बालातर है, ठीक है। तो उस तक पहुंचना चाहिए। ये एक बहुत पुराना कानून है, बना हुआ है, और उसी के मुताबिक ही हमारी अदालतें काम कर रही हैं, हमारे कानून बने हैं इसके, उसी के मुताबिक ही। तो मैं कहती हूँ कि कानून का आपको सहारा लेना चाहिए, आपको अदालतों तक आना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, और अदालतों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। और अगर आप खुद सच्चे हैं, आपका ज़मीर ये बात कहता है कि आपकी तरफ से किसी के साथ ज्यादती नहीं है, तो आप इस यकीन के साथ आए कि आपको इंसाफ मिलेगा, और जरूर मिलेगा। अदालतों में इंसाफ भी मिलता है, इंसाफ होता भी है, और मजबूरों की आवाज ये कानून बनता है, सहारा ये कानून बनता है, उन्हें इंसाफ लेकर देता है। अदालतों में आना कोई मायूब बात नहीं है। प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं और इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है हमारी अदालतें,
और यहाँ पर काम हो रहा है तो जरूर आप कोर्ट्स में आए, कोर्ट्स पे भरोसा करें और अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ तक लेके आए, बजाय इसके कि माशरे में जराइम आम करें। माशरे के जराइम को रोकने के लिए अगर आपका कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है, आप लोगों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप कोर्ट्स तक जरूर आए। यहाँ आपको इंसाफ भी मिलेगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल होंगी इंशाल्लाह। फायजा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर इस वक्त आपने मेरे लिए टाइम निकाला, चूंकि इट इज टू लेट और इस टाइम पर मुश्किल होता है। राशिद, ये बहुत जरूरी था हमारे लोगों तक कुछ बातें पहुंचाना और ये मेरे काम का हिस्सा है और अपने काम को इबादत समझ कर हम करते हैं, तो इसमें जो इतना हम वक्त देंगे उतना ही अल्लाह पाक इसका अजर भी देगा और ये हमारी रोजी का भी जरिया है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर एक खास अता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा और यहाँ तक पहुंचा दिया, यहाँ बिठा दिया कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो अल्लाह पाक का इस पे शुक्र अदा करती हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वजह से मुझे आज लोगों तक ये बातें पहुंचाने का मौका मिला जिसका आम लोगों को नहीं पता। तो आपका बहुत शुक्रिया और ये जो टाइम मैंने आपको दिया ये अल्लाह की रजा के लिए दिया और बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए दिया। और एक बात कहूंगी मैं कि बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं जो मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, मुझसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं और मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। अगर मेरी कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से कहीं पे मैंने कोई गलत बयानी कर दी हो या कोई गलत बात कर दी हो, किसी की दिल आजारी हुई हो, तो मेरा कतन ऐसा कोई मकसद नहीं था किसी की दिल आजारी करना या कोई गलत बयानी करना। मैंने अपने इल्म और अपने तजर्बे के हिसाब से बात की, लेकिन अगर कहीं पे फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। आप हमारे पास आए, यहाँ पर मजीद वकला मौजूद हैं जो मुझसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं और यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मौजूद हूँ। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसे कानून की नजर में सॉल्व करने के लिए आपकी रहनुमाई करूंगी इंशाल्लाह। और आप फेस टू फेस आके बैठें, बात करें, मिलें, तो डेफिनेटली मिलें, बात करें, तो मैं आपको इस आपकी प्रॉब्लम से निकालूंगी। और अगर कोई बात मैंने ऐसी की जो किसी की दिल आजारी का बायस बनी हो तो माजर चाहूंगी। नहीं, तो और बाकी आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा जितना मुझसे हो सका मैंने किया और अगर मजीद किसी भी रहनुमाई की जरूरत हो तो आप मुझ तक आ सकते हैं और मुकम्मल भरोसा करके आ सकते हैं। बहुत यहाँ आप लोग की खिदमत के लिए हाजिर। थैंक यू सो वेरी मच। लास्ट कॉलर है, पता नहीं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मत पूछोगे कैसे हैं हम, सुबह याद रहेंगे कुछ ऐसे हैं हम। अच्छा, ओके। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रोग्राम कर रहे हैं तो फायजा है हमारे साथ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र है आपका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। कुछ पूछना चाहेंगे? हम आपका प्रोग्राम माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी वकील आप अपने आने वाले वक्त, ठीक है? गुड। कोई सवाल करना चाहेंगे आप? अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम पीछे दोस्त भी हैं, शरारती मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। आप अपना नाम तो बताइए ना। अच्छा राशिद भाई, मैं जरा मेरे तो क्या? अच्छा, ओके। हाँ, हमारा सबको सलाम दीजिए। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, सो आप अल्लाह हाफिज कर दीजिए सबको। बिल्कुल, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा सुना और बर्दाश्त किया। अभी तक लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक सुन रहे हैं। आप लोगों की इंफॉर्मेशन में मैं जितना इजाफा कर सकती थी मैंने किया और अल्लाह पाक आपको भी आसानियां दे और मेरा भी हामी और नासर रहे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब का मददगार रहे, रहनुमा रहे, मुहाफिज रहे। इसके साथ ही आप सब लोग से इजाजत चाहूंगी। राशिद, आपका बहुत शुक्रिया। लिसनर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, तो हमारे साथ फायजा मौजूद थी। बहुत खूब, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और मुझे आज यहाँ पर आकर पता चला। पहले भी मैं एक आध वकील को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज जब फायजा को सुना एज एन आरजे जब सुना था तो तब भी फायजा ने बहुत इम्प्रेस किया था, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। और आज भी फायजा ने अपना मेयार बुलंद रखा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। और मैं चाहूँगा कि हम सब अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर भरोसा करें और उनको एक मजबूत
खातून बनाकर उनके हवाले मुआशरे को करें, ना कि मुआशरे को मतलब उनको मुआशरे के हवाले करें। नहीं, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खास तौर पर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, तो इस सोच के साथ पढ़ाइए, इस सोच के साथ उसको कुछ सिखाइए, उसको वक्त दीजिए कि हमने मुआशरा अपने बच्चों के हवाले करके जाना है। हमारे इस मुआशरे को संवारना हमारे बच्चों ने है, ना कि हमारे बच्चे मुआशरे के हवाले हैं, मुआशरा जो चाहे हमारे बच्चों के साथ करें। नेवर। अपनी बहनों का ख्याल रखें, अपनी बेटियों का ख्याल रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ायज़ा ने इतना टाइम दिया और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि ये आखिरी बार नहीं है। हम फिर कभी ना कभी वक्त निकाल कर फ़ायज़ा के पास आएंगे और बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक आप अच्छे से गुजारिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़ुबान से, आपके हाथ से, आपकी शख्सियत से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। अपने आप को एक खूबसूरत इंसान बनाकर जिएँ, एक अच्छा इंसान बनाकर जिएँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप मतलब आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इससे मुराद ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बदतमीज़ बने या आप किसी का हक मारें या आप चोरी करें या आप डाका मारें या आप किसी का दिल दुखाएं, किसी को तकलीफ पहुंचाएं। प्लीज़ खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बुरा वक्त भी गुजर जाता है, अच्छा वक्त भी आकर गुजर जाता है। सो उम्मीद है कि अगर अच्छा वक्त है तो कल बुरा भी आएगा और बुरा वक्त है तो बहुत अच्छा वक्त भी आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और फ़ायज़ा को इजाज़त दीजिए। पाक परवरदिगार के हवाले। अल्लाह हाफ़िज़।